हाँ जी, when we are starting with the new chapter over here, or well, I'll say the chapter of prospectus and the allotment of securities. Well, so far as हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं तो हम शुरू से बोलते आए हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शन हैं एंड 470 सेक्शंस आर डिवाइडेड इन वेल 29 चैप्टर्स। तो हमारे सामने जो है इस वक्त एज पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एज पर लोकसभा राज्यसभा, दिस इज चैप्टर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एज पर इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग एज पर इंस्टीट्यूट, एज पर लोकसभा एंड राज्यसभा, दिस इज चैप्टर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और इस चैप्टर 3 में एज पर लोकसभा राज्यसभा, एज पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देर आर 20 सेक्शन, सेक्शन 23 टू सेक्शन 42। मैं एक बार फिर से वो यहाँ रिपीट कर दूँ, टोटल कितने हैं कंपनीज एक्ट 2013 में? टोटल 470 सेक्शंस हैं और 470 सेक्शंस आर डिवाइडेड इन 29 चैप्टर्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये समझ में आता है ना सबको? आर डिवाइडेड इन 29 चैप्टर्स। और आपके सामने जो है दैट इज चैप्टर नंबर 3, जिसमें कितने सेक्शन हैं? 20 सेक्शन हैं। अब जब प्रॉस्पेक्टस के चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, पहली चीज़ बोलूँगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। और क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज को इस चैप्टर में और इसके साथ जो जुड़ा हुआ नेक्स्ट चैप्टर है शेयर कैपिटल में काम करने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। और सिर्फ प्रॉस्पेक्टस का मतलब सिर्फ पब्लिक इशू की बात नहीं हो रही है, मतलब प्रॉस्पेक्टस तो ठीक है पब्लिक इशू के लिए होता है, लेकिन उसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर मेथड्स ऑफ इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज़ जो हम इस चैप्टर में देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि सिक्योरिटीज़ इशू करने के कितने तरीके हैं। इस चैप्टर में ऑब्वियसली फोकस एरिया हमारा पब्लिक इशू पे है और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में अभी बात करूंगा, लेकिन राइट इशू, बोनस इशूज, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ई सोप्स, देयर आर मैनी थिंग्स विच आर कमिंग इन द पाइपलाइन वन बाय वन। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिख रही हैं, अभी थोड़ी देर बाद स्क्रीन पे नज़र आएंगी जब हम डिस्कशन को आगे कैरी ऑन फॉरवर्ड करेंगे। तो इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज़ के बहुत सारे तरीके हैं इस चैप्टर में। येस, वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक इशू, और जब प्रॉस्पेक्टस की बात होती है, पब्लिक इशू की बात होती है, तो साथ में जो रूल्स पढ़ रहे हैं आप, वो रूल्स का नाम क्या दिया है? कंपनीज प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014। एंड आई से दिस इज प्रॉस्पेक्टस का P, अलॉटमेंट का A और सिक्योरिटीज़ का S ले लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म सीरीज जो बनती है दैट इज़ PAS3 जो मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे दिए हैं, और इन फॉर्म्स को याद कर लीजिएगा। PAS1, PAS2, PAS3 का पर्पज़ क्या है? PAS5 इज़ डिलीटेड, एक फॉर्म कम हो गया है आपके लिए, दिस फॉर्म इज़ डिलीटेड, PAS5। तो अब 4 रह गए, तो ये 4 फॉर्म्स ज़रूर याद कर लीजिएगा। सेक्शन नंबर्स भी मैं कहता हूँ याद होने चाहिए और साथ में फॉर्म नंबर्स भी याद होने चाहिए। तो इंट्रोडक्शन करवाऊंगा अभी आपको, लेकिन शुरू करते समय एक चीज़ यहाँ पर बोल दूँ, वो बचपन की बातें। वेल, जब मैंने CS नया नया शुरू किया था और जब मैं CS एग्जीक्यूटिव में था या जब मैं CS इंटर में था, मेरे सीनियर से मुझे बोला था कि बेटा 4 काम ज़रूर करना। जो मेरे सीनियर समझाते हैं कि क्वालिफाई होने के बाद हर कंपनी सेक्रेटरी को ये 4 काम ज़रूर आने चाहिए, और भी बहुत कुछ आना चाहिए लेकिन 4 काम ज़रूर आने चाहिए। नंबर 1, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज ज़रूर आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये पब्लिक इशू हैंडल करना, क्योंकि बड़े बड़े पब्लिक इशूज आ रहे हैं, ये पब्लिक इशू हैंडल करना ज़रूर आना चाहिए, दैट इज़ नंबर 2। नंबर 3, 2 कंपनीज को जोड़कर मर्ज करना, अमलगमेट करना, या एक कंपनी को तोड़कर उसकी 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज बनाना। तो मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन और डीमर्जर का काम ज़रूर करना आना चाहिए। एक चौथा काम, उस वक्त कहते थे कंपनी लॉ बोर्ड में केसेस लड़ना ज़रूर आना चाहिए, और वहाँ पर पिटिशन फाइल करने का तरीका क्या होता है और वहाँ पर अपीयर होने का क्या तरीका है, और कैसे केस लड़ा जाता है। क्योंकि पर हियरिंग पिटिशन फाइल करने के अलग प्रोफेशनल चार्जेस मिलते हैं, प्रोफेशनल फीस मिलती है, और फिर पर हियरिंग के हिसाब से आपको प्रोफेशनल फीस हर बार अलग मिलती है। तो यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन कंपनी लॉ बोर्ड केसेस। लेकिन 2016 में 1 जून 2016 को कंपनी लॉ बोर्ड की जगह NCLT हो गया, पैदा हो गया। तो कंपनी लॉ बोर्ड खत्म हो गया, अभी NCLT पैदा हो गया। तो NCLT में पिटिशन फाइल करना और NCLT में फिर केसेस लड़ना। अगर आप ऐसी जगह पर ट्रेनिंग करते हो जहाँ पर बॉस ये सारे काम कर रहा है और फिर बॉस आपको अपने साथ लेकर जाता है, आप फाइल उठाकर बॉस के साथ जा रहे हो NCLT में केस लड़ने के लिए, तो आप सीखते चले जाते हो। और कई बार आप NCLT में बैठे होते हो और आपसे पहले 10-12 केसेस लड़े जा रहे हैं, आप उनको भी सुनते हो, आप वहाँ पर वेटिंग टाइम में, तो आपको सुन सुनकर सीखने का मौका मिलता है कि जज के सामने आर्गूमेंट्स कैसे किए जाता है। तो वो यहाँ नहीं हो सकता, वो ऑब्वियसली वो ट्रेनिंग शेड्यूल में बहुत बढ़िया चीज़ें हैं जो सीखने के लिए मिलती हैं। और अभी तो NCLT में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बहुत केसेस आ रहे हैं, नो डाउट्स अबाउट दिस। तो ये तो है ही है। उसके अलावा एक चीज़ जो उन्होंने बोली थी कि कभी मत करना, एंड दैट इज़ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इन विच यू आर योर सेल्फ कंपनी सेक्रेटरी। जिस कंपनी के आप CS हो वो कंपनी भगवान ना करे कि वो कंपनी
वाइंडिंग अप में चली जाए, तो ये मना करते थे। लेकिन मैं तो उसमें फिर ऐड ऑन करता हूँ कि इफ़ यू आर अ प्रैक्टिसिंग सीएस और आपके पास कोई कंपनी आती है वाइंडिंग अप के लिए और आपको प्रोफेशनल फीस मिल रही है एज लिक्विडेटर, तो वो तो ज़रूर करना ही करना है, तो वो भी आना ही चाहिए। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें बोली जाती हैं, बाकी करने के लिए और बहुत कुछ है। अब सेक्रेटेरियल ऑडिट है, सेक्शन 204 है, एंड देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। और ग्रुप 2 में आप पढ़ोगे, ग्रुप 2 में क्या पढ़ोगे? वेल आई से इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन में कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड एज कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी। एलओडीआर रेगुलेशन आप थोड़ा सा अभी भी पढ़ोगे जब केएमपी का चैप्टर करोगे। कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड एज कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन द एलओडीआर रेगुलेशन। तो करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट वो 4-5 बेसिक चीज़ें। अभी सारा फोकस राइट नाउ इज ऑन पब्लिक इशू, और शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान के आज तक के सबसे बड़े पब्लिक इशू से, LIC। सो I'll say LIC ऑफ इंडिया, और I'll say जब LIC की बात कर रहे हैं तो LIC का पब्लिक इशू कब लॉन्च हुआ? अभी मई 2022 में LIC का पब्लिक इशू लॉन्च हुआ। और देखो डॉक्यूमेंट जो इशू किया इन्होंने पब्लिक इशू के लिए, ये कुछ कितने पेज का डॉक्यूमेंट है जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको? 1/663 दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ये क्या चीज़ है? राइट साइड पे दिख रहा है कहीं रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस ऊपर। और डेट क्या पड़ी हुई है ऊपर? 26 अप्रैल 2022, 100% बुक बिल्ड इशू। और 663 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है पब्लिक इशू लॉन्च करने के लिए। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस आपके एग्जाम में 4-5 बार पूछा है, व्हाट इज रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, तो उसके दर्शन कर लो। 5 बार तो एग्जाम में क्वेश्चन आ ही चुका है, व्हाट इज रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। तो रेड में, लेकिन रेड नहीं दिखेगा आपको, ब्लू दिखेगा, येलो दिखेगा, बट यू डोंट फाइंड रेड। रेड कहते क्यों है वो मैं बताऊंगा। और सबसे ऊपर सबसे पहला नाम किसका दिखता है? LIC के नाम के नीचे भाई किस व्यक्ति का नाम दिखाई दे रहा है? कॉन्टैक्ट पर्सन कौन दिखाई दे रहा है? पवन अग्रवाल। कौन है? चेयरमैन नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, कौन है? कंपनी सेक्रेटरी। पहला नाम सबसे पहले किसके आता है? इज्जत। देखो ना, इज्जत। चेयरमैन का नाम नहीं है यहाँ पर, मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम नहीं है, किसका नाम है? कंपनी सेक्रेटरी का नाम है। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम नहीं आता, किसका आता है? कंपनी सेक्रेटरी का नाम आता है। दिख रही है इज्जत? और साथ में 21,000 करोड़ लिखा हो आपके नाम के साथ, तो इज्जत बढ़ जाती है कि 21,000 करोड़ का पब्लिक इशू वेल कंपनी हमारी लॉन्च कर रही है। तो वेल दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। साथ में फ़ोन नंबर भी दे दिया, फिर आपको दुखी करने वाले लोग भी इसी ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर दे दिया, दुखी करने वाले लोग फ़ोन भी करेंगे। लेकिन क्या कंपनी सेक्रेटरी के साथ फिर पूरी टीम होगी? ऑब्वियसली जो वो फ़ोन कॉल्स रिसीव करेंगे या ईमेल्स के रिप्लाई करेंगे, पूरी टीम साथ में होगी। एंड देन वेल आई से एक चीज़ आपको थोड़ी सी और दिखा दूँ यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले। वेल जब ये पब्लिक इशू लॉन्च हुआ तो पब्लिक इशू लॉन्च करने के लिए बहुत सारे मर्चेंट बैंकर्स हायर किए गए। ये मर्चेंट बैंकर्स के नाम लेफ्ट साइड पे देखो, आपको लेफ्ट कॉलम में कौन कौन दिख रहे हैं? हिंदुस्तान के बड़े बड़े मर्चेंट बैंकर जो SEBI के पास रजिस्टर्ड हैं, 4 मर्चेंट बैंकर्स कौन दिख रहे हैं लेफ्ट कॉलम में? कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड। कोटक महिंद्रा बैंक नहीं है, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड। एक्सिस कैपिटल लिमिटेड दिख रहा है। बोफा सिक्योरिटीज, उसके नीचे सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट कैप्स, उसके नीचे नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। और फिर इधर आ जाइए, कॉलम नंबर 4 में आ जाओ। कॉलम नंबर 4 में क्या दिख रहा है आपको? इस तरफ यहाँ क्या नज़र आ रहा है? गोल्डमैन सैक। उसके नीचे क्या नज़र आ रहा है? ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड। उसके नीचे JM फाइनेंशियल्स, JM फाइनेंशियल्स के नीचे JP मॉर्गन। उसके नीचे SBI मार्केट कैप। आप ये देखो कि एक पब्लिक इशू लॉन्च हुआ और एक पब्लिक इशू के लिए कंपनी ने कितने मर्चेंट बैंकर अपॉइंट कर दिए? 10 मर्चेंट बैंकर हैं एक पब्लिक इशू के लिए, 10 मर्चेंट बैंकर। और ये सारे 10 के 10 मर्चेंट बैंकर डेटा किससे मांगते हैं? कंपनी सेक्रेटरी से। सबको ये 663 पेजेस का ये रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस किसने बनाया? 10 मर्चेंट बैंकर्स ने मिलकर बनाया। लेकिन वो 10 के 10 मर्चेंट बैंकर जो कंपनीज हैं, वो सारा डेटा कंपनी का किससे मांग रहे हैं? कंपनी सेक्रेटरी से। और कंपनी सेक्रेटरी पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स निकाल कर डेटा भेज रहा है, ईमेल कर रहा है। दिन रात का काम है ये, दिन रात का। और पता चलेगा 15 दिन आपको ऑफिस से घर जाने का टाइम भी नहीं मिल रहा, इतना डेटा मांगा जा रहा है। और आप सारा डेटा अपनी पूरी टीम को लगा रखा है, कंपनी सेक्रेटरी, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, ट्रेनी, सब लगे हुए हैं। और दिन रात, और रात को वहीं ऑफिस में ही सो रहे हैं। 2 टेबल मिला दी, बेड बन गया, साथ में जो कीबोर्ड था, कीबोर्ड को ही तकिया बना लिया, घर वालों से कपड़े मंगवा लिए। और ये है कि ऑफिस में वॉशरूम में जाकर कपड़े तो चेंज करते नहीं रहेंगे कम से कम। और फ्रेग्रेंस वगैरह मंगवा ली, परफ्यूम्स की, नहाने को तो मिल नहीं रहा, तो जो बदबू अपनी नहीं झेली जा रही, तो कम से कम फ्रेग्रेंस लगाते रहेंगे। मतलब 15 दिन आपको रात को वहीं ऑफिस में रहना है, वहीं सोना है। अदरवाइज होगा क्या? डेटा मांगा गया, उधर से मेल्स आई, आपने डेटा नहीं भेजा, अगली मेल आएगी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के पास, चेयरमैन ऑफ द
इशूअर कंपनी के पास मेल आएगी कि आपकी कंपनी सेक्रेटरी से डेटा मांगा था, वो डेटा देने में डिले कर रहा है, आपका पब्लिक इशू डिले हो जाएगा, ऐसे कंपनी सेक्रेटरी को रखा क्या हुआ, निकालो बाहर, जॉब से निकालो। तो प्रेशर विल बी टू मच। और इन मर्चेंट बैंकिंग कंसर्न, ये जो 10 मर्चेंट बैंकिंग कंसर्न्स हैं, यहाँ पर कौन लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी कंपनी सेक्रेटरीज हैं अंदर, दे आर ऑल्सो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज। हाँ, यहाँ पर मैं कहूँगा MBA फाइनेंस भी हैं, CFA भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, LLB। वो तो मतलब क्या होता है ना, मर्चेंट बैंकिंग में दे आर हैविंग द मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल्स जो मिलकर मर्चेंट बैंकिंग कंसर्न चला रहे हैं। लेकिन सारा डेटा किससे मांग रहे हैं वो लोग, फ्रॉम द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इशूअर कंपनी। समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ लेवल ऑफ। और फिर कंपनी सेक्रेटरी को कहते हैं लास्ट में, जब ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, सबसे पहला साइन इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द इशूअर कंपनी साइन करेगा, बाद में कोई चेयरमैन MD वगैरह बाद में साइन करेगा। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ झूठ निकला, 10 साल की जेल है, तो सबसे पहले कौन जाएगा। फ्यूचर नहीं दिखा रहा आपको, बट मतलब बता रहा हूँ आपको, सेक्शन 447 लगेगा अगर डॉक्यूमेंट में कुछ झूठ निकला। सो फिलहाल से दिन। और रजिस्ट्रार जो इस पब्लिक इशू को हैंडल कर रहा है वो कौन दिख रहा है लेफ्ट साइड पे, के फिनटेक। इंडिया के 2 बड़े बड़े RTAs जो हैं, अब दिख रहा है ना नीचे यहाँ पर, के फिनटेक। इंडिया का नंबर 1 बिगेस्ट RTA वैसे हम बोलते हैं लिंक्डइन टाइम, दूसरे नंबर पे जो आता है के फिनटेक। एंड के फिनटेक इज ऑल्सो डूइंग द वर्क फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो 10 मर्चेंट बैंकर हैं, एक RTA है, और RTA में कॉन्टेक्ट पर्सन वो मुरली कृष्णा है, हैदराबाद बेस्ड है ये। तो 2 मई को पब्लिक इशू ओपन हुआ, 4 मई को क्लोज हुआ। 950 रुपये के आसपास शेयर अलॉट हो रहा था सबको, बड़े इन्वेस्टर्स को, छोटों को शायद 905 रुपये का हो रहा था, पॉलिसी होल्डर्स को 890 का हो रहा था। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आज शेयर का रेट मार्केट में LIC की बात हो रही है, तो मुझे लगता है न्यूज़ शेयर कर लूँ। आज 5 अगस्त 2022 को मार्केट में एक न्यूज़ थी रिगार्डिंग LIC की, अभी नया क्या हुआ है LIC के बारे में। चलिए इसको एक बार रीलोड कर लेते हैं। फिलहाल से अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि LIC को, अभी कल परसों की न्यूज़ है कि अमेरिका की एक फोर्ब्स मैगजीन है, यू नो दैट, फोर्ब्स मैगजीन अमेरिका, जो दुनिया भर की कंपनीज की रैंकिंग करती है। तो उन्होंने इंडिया की जब दुनिया की जब टॉप 100 कंपनीज की लिस्ट बनाई, तो उसमें हिंदुस्तान की सिर्फ एक ही कंपनी का नाम आया, LIC। मतलब टॉप 100 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट बन रही है और उसमें इंडिया की सिर्फ एक कंपनी का नाम है, दैट इज LIC का भी रैंक कोई बहुत अच्छा नहीं है, 98th रैंक है, लेकिन चलो है तो सही ना, टॉप 100 में एक कंपनी तो इंडिया की हुई, और वो कौन है, LIC। और फिर उसके बाद मैं कहूँगा दूसरा, इसके नीचे जो अगला नंबर थोड़ा सा 100 के बाहर हो जाता है, फिर आया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 104 रैंक। कितनी रैंक आई रिलायंस की, 104। और अभी तो कह रहे हैं रिलायंस ने जंप लगाई है, 28 रैंक ऊपर आई है, पहले तो 132 थी। LIC तो इस लिस्ट में आई पहली बार है, पहले इस लिस्ट में थी नहीं, क्योंकि 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास शेयर होल्डिंग। तो रिलायंस ने जंप अप किया है और 51 प्लेस जंप किया है, 51 प्लेस जंप करके 104 पे आ गई है इस साल। लास्ट ईयर 155 रैंक था, अभी इस साल 104 रैंक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा LIC से नीचे है। फिर इंडियन ऑयल है जो टॉप 500 कंपनीज की बात करें तो ये अगर टॉप 5, इंडियन ऑयल का रैंक 142 है। ONGC का रैंक 190 है ऑल ओवर वर्ल्ड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रैंक 236 है ऑल ओवर वर्ल्ड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 236, LIC 98 एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 236 रैंक पे है। उसके बाद भारत पेट्रोलियम है 295 रैंक पे है। फिर टाटा मोटर्स आ गया आपके सामने, 370th रैंक है। टाटा स्टील आ गया एंड दिस इज़ 435 रैंक है। तो ये इंडिया की 8-9 कंपनीज हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स करके है, उसका नाम 437th रैंक पे है एंड इट इज़ 9। राजेश एक्सपोर्ट शायद आपने नाम कभी सुना भी नहीं होगा, गोल्ड में है। एंड दे आर द 9th इंडियन कंपनी टू फीचर इन द टॉप 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनीज में इंडिया की कितनी है, 9 है, लेकिन टॉप 100 में LIC है। अब क्या होगा, जब ये नाम फोर्ब्स की लिस्ट में अभी नया नया आया है तो सारी जो दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं उनकी आंखों में चमकना शुरू हो गया। अब क्या वो LIC के शेयर्स खरीदेंगे? आज ये जो शेयर मार्केट में अभी चल रहा है, इस वक्त LIC का करंट प्राइस 675 रुपये पर शेयर चल रहा है। क्या ये भाव अब कुछ दिन में ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाना चाहिए? अब जब नाम इंसर्ट हो गया, आज नहीं चढ़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा एक ही दिन में चढ़ जाएगा, लेकिन क्या धीरे धीरे चढ़ना चाहिए? क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स, अमेरिकन यूरोपियन इन्वेस्टर्स, जो अभी तक LIC को लेकर सीरियस नहीं थे, क्या वो थोड़ा सा सीरियसनेस लेवल
बढ़ना शुरू हो जाएगा? एंड द आंसर इज यस। और 31 दिसंबर तक देखना, आज है, आप एग्ज़ाम दे रहे होगे, एग्ज़ाम के टाइम पे 31 दिसंबर आप देखना ये शेयर का रेट कहाँ पहुँचता है ऊपर। एंड दिस इज़ फॉर श्योर कि ये काफ़ी ऊपर अब जाएगा, यहाँ से इस लेवल से चढ़ना शुरू होता चला जाएगा। हालांकि अभी मार्केट में थोड़ा सा, स्टॉक मार्केट में ये न्यूज़ चल रही है कि वेल चाइना ने वो ताइवान के ऊपर मिसाइल्स दागी हैं कल। थोड़ा सा टेंशन है क्योंकि अमेरिका बीच में इंटरफेयर कर रहा था एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से हो सकता है स्टॉक मार्केट अभी 3 महीने 4 महीने थोड़ा सा नीचे नीचे चले। लेकिन LIC जो है वो अब नज़रों में आनी पहली बार शुरू हो गई है फोर्ब्स लिस्ट में एंट्री की वजह से। मैंने भी आज LIC के शेयर्स खरीदे हैं बिकॉज ऑफ दैट। कितने खरीदे नहीं बता रहा, बट आई हैव बॉट इट टुडे। अब मुझे लगा यार अभी मिल रहा है, मौका है, और नीचे गिरने के चांसेस अब यहाँ से ज़्यादा हैं नहीं, क्योंकि LIC की वैल्यूएशन इज़ $98 बिलियन। वैल्यूएशन क्या दी है? $98 बिलियन की वैल्यूएशन दी है LIC को, मोर देन रिलायंस की वैल्यूएशन से ज़्यादा है। और अगर आप वही उसी न्यूज़ में वापस दिखाऊँ आपको, इंडिया में तो मैनिपुलेशन काफ़ी हुआ, हालांकि वी वर एक्सपेक्टिंग कि वैल्यूएशन इससे भी डबल ट्रिपल आएगी LIC की। तो LIC की वैल्यूएशन आप देखो, $97.26 बिलियन की वैल्यूएशन दी है, और रिलायंस की जो वैल्यूएशन दी है दैट इज़ $93.98 बिलियन। तो वेल रिलायंस की वैल्यूएशन इज़ लोअर देन द वैल्यूएशन ऑफ द LIC। तो कहीं ना कहीं वो $4 बिलियन का फ़र्क है दोनों के अंदर। खैर वेल ऊपर नीचे चलता रहता है, बट स्टिल आई से वेल LIC इज़ वन ऑफ द टॉप 100 कंपनीज फाइनली। तो पब्लिक इशू शुरू कर रहे हैं, मुझे लगा हिंदुस्तान के सबसे बड़े पब्लिक इशू की बात सबसे पहले कर लें। अब आपको चैप्टर में बताऊं इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम के लिए, मैं पहले से ही मार्क कर देता हूं। वेल दिस पॉइंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। देन आई विल से जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में वो आपको बता रहा हूँ। सेक्शन वेल 26 का सबसेक्शन 4 एग्ज़ाम में आता है। 26 पूरा नहीं पूछते, क्या पूछते हैं? सबसेक्शन 4 एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है। सेक्शन 33 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। 25, 28, 31 ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। जो पेपर सेटर के ना फेवरेट एरियाज हैं वो आपको बता रहा हूँ। देन सेक्शन 32 ऑल्सो, ये भी रिपीट होता रहता है। सेक्शन 39 ऑल्सो, ये भी रिपीट होता रहता है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ऑल ऑफ देम आर वेरी, और यही टॉपिक्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में बार बार दे कीप ऑन रिपीटिंग फ्रॉम हेयर। टॉपिक नंबर 13 टू टॉपिक नंबर 19 ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ऊपर के बल्कि जो आपको टॉप 12 दिख रहे हैं उसमें से एग्जाम में कम पूछा गया है, लेकिन बेस वही है। अब वेल अगर बेस यही है तो मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही ऑब्वियसली। सीधा उन टॉपिक्स पे जंप करेंगे तो समझ में कुछ आएगा नहीं। कहने से इंस्टीट्यूट भी मतलब सही गेम खेल रहा है, वो कह रहा है पहले बेस पढ़ लो आप, लेकिन हम उसमें से पूछेंगे कुछ भी नहीं। पूछेंगे हम चैप्टर का सेकंड पार्ट, एंड पार्ट पूछेंगे, क्योंकि वहाँ तक वही पहुँचेगा जो पहले फर्स्ट हाफ पढ़ चुका होगा। तो फर्स्ट हाफ आप पढ़ लो क्योंकि बेस बनाना है सेकंड हाफ पढ़ने के लिए। आई होप गेटिंग दिस। लेकिन आप स्किप उसको भी नहीं कर सकते। और सेक्शन 42 तो आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम वंस अगेन आई विल से ओवर देयर। अब मैं ये इंडेक्स अब आपको पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ, इंडेक्स मैं आपको होमवर्क में ही दे रहा हूँ। द इंडेक्स रिमेन्स योर होमवर्क। या एक बार गो थ्रू कर लें 1 मिनट लगाकर, कि चैप्टर की झलक देख लें, चैप्टर में क्या क्या देखेगा। वेरियस मेथड्स ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज़, वही पब्लिक इशू, राइट इशू, एंड देयर आर सेक्शन 23 बोलता है, और बहुत सारे तरीके हैं, आप अलग अलग तरीके से शेयर्स इशू कर सकते हैं। एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहा है कि पब्लिक इशू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ लोगों को, जान पहचान के लोगों को बल्क में शेयर्स डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट किन लोगों को? जान पहचान के लोगों को। और ये भी सच है कि हिंदुस्तान में पब्लिक इशूज़, अगर मैं ओवरऑल पिक्चर बोलूँगा 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, तो ओवरऑल पूरे इंडिया में प्राइवेट प्लेसमेंट से जो पैसा उठाया गया 2021-22 में, वो मतलब ज़्यादा उठाया गया। और पब्लिक इशूज़ जो आए बीच में, चाहे वो LIC का पब्लिक इशू हो, चाहे पेटीएम का भी आया था और नाइका का आया था, उनसे जो टोटल पैसा भी उठाया गया एग्रीगेट मिलाकर कम था, और प्राइवेट प्लेसमेंट से जो पैसा उठाया गया वो ज़्यादा था। ये बड़ी हैरानी होती है कि भाई मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट हमें लगता है क्या मतलब छोटी सी चीज़ है, 10, 20, 50 लोगों को तो शेयर्स इशू किए हैं और अलॉट किए हैं, लेकिन वो अगर सुपर डुपर रिच लोग हैं, अंबानी अडानी जैसे हैं, और उनसे पैसा उठाया जा रहा है, तो कहने से काफ़ी पैसा वहाँ से उठा लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। तो द डेटा ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 से इसकी प्राइवेट प्लेसमेंट से जो ओवरऑल उठाया गया इंडिया में,
वो ज़्यादा और सारे पब्लिक इश्यूज मिलाकर जो उठाया गया वो कम। तो क्या प्राइवेट प्लेसमेंट अपने आप में मतलब डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ इतना ज़्यादा पैसा उठाया जा रहा है और उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई एग्जाम में कई बार आता है। सेक्शन 2 क्लॉज 70 डेफिनेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस, देन कंपैरिजन बिटवीन द कंपनीज एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रोरेटा अलॉटमेंट नाम सुना हुआ है? पब्लिक इशू में ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो हम सबको फुल अलॉटमेंट नहीं दे पाते, किसी ने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसको 60 शेयर अलॉट हुए, समथिंग लाइक दैट। देन डेफिनेशन ऑफ द एवरेज प्रॉस्पेक्टस, summary form of prospectus, then procedure of public issue, IPO, FPO, then minimum subscription 90% of the issue size, 90% of total issue size, कम से कम इतना तो आना ही चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इतना नहीं आया तो पब्लिक इशू इज टोटल फेलियर, और फिर इन्वेस्टर्स का सारा पैसा 100% वापस करो अगर 90% ऑफ टोटल इशू साइज सब्सक्राइब नहीं हुआ तो। देन स्टेप्स टेकन बिफोर द ड्राफ्टिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस बनाने से पहले कंपनी सेक्रेटरी को क्या तैयारियां करनी है, फिर स्टेप्स विच आर टेकन अलॉन्ग विद द ड्राफ्टिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस बनते समय साथ साथ क्या तैयारियां होती हैं, पावर्स ऑफ सेबी इन कंपनीज एक्ट, और सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, इन कंपनीज एक्ट 2013 जगह जगह, इस चैप्टर में भी और इस चैप्टर के बाहर भी। इन कंपनीज एक्ट 2013 सेबी के पास क्या क्या पावर्स हैं? सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो स्टॉक मार्केट में दादाजी का काम कौन कर रहा है? सेबी, या कह लीजिए सेबी पापा हैं, और 6 स्टॉक एक्सचेंज जो हैं वो 6 बच्चे हैं सेबी पापा के, और बाकी जो कंपनीज लिस्ट हो रही हैं वो पोते पोतियाँ हैं। लेकिन ये सेबी पापा पैदा कब हुए थे? 1992 में पैदा हुए थे। तो और बहुत सारे बच्चे इनसे पहले ही पैदा हो चुके थे, जो भी है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज इनसे पहले पैदा हो चुके थे। जब सेबी पापा पैदा नहीं हुए थे तब सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को कंट्रोल कौन करता था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्टॉक एक्सचेंज डिवीजन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में स्टॉक एक्सचेंज डिवीजन यूज टू बी कंट्रोलिंग द स्टॉक मार्केट 1992 से पहले। और जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, मतलब तब की बातें हो रही हैं, 1991 1992, जब स्कैम 1992 हुआ था, और सेबी पापा तब मतलब पैदा होने के प्रोसेस में थे, और जो भी था वट एवर वॉज गोइंग ऑन, और उधर हर्षद मेहता वॉज डूइंग बिग स्कैम इन द स्टॉक मार्केट। देन सेक्शन 29 मैंडेटरी इशू ऑफ द सिक्योरिटीज इन द डीमैट फॉर्म। डीमैट फॉर्म का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि अब तो ये कहते हैं कि अगर कोई पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लॉन्च कर रही है तो शेयर्स विल बी इशूड ओनली इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से भी शेयर्स इशू कर रही है, दो शेयर्स विल बी इशूड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सो नो शेयर सर्टिफिकेट टू अलॉटीज। सिर्फ प्राइवेट कंपनीज हैं जो शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करेंगी, पब्लिक कंपनीज शेयर सर्टिफिकेट्स इशू नहीं करेंगी। और डीमैट फॉर्म में आएंगे, डीमैट की फुल फॉर्म डीमैटीरियलाइज्ड, डीमैट की फुल फॉर्म डीमैटीरियलाइज्ड मतलब मटेरियल फॉर्म में नहीं है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, नॉन फिजिकल फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। और उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में खरीदने बेचने के लिए, शेयर्स खरीदने या शेयर्स बेचने हैं तो क्या होना चाहिए? डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आप में से किसी एक के पास है? एनी वन और टू हैंड्स? सो मेनी रिच पीपल सिटिंग इन द क्लास, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए वेल, मेरा वाला डीमैट अकाउंट, मैं तो खैर बहुत गरीब आदमी हूँ। वेल ये मैं आज चलो दिखाई दूँ आपको, मैंने आज जो LIC खरीदा है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो आज सुबह मैंने LIC के कितने शेयर्स खरीदे हैं? 117 शेयर्स, और ये तारीख आपको आज की दिख जाएगी, 5 अगस्त सुबह, टाइम दिखेगा आपको 9:36 सुबह, आज सुबह 9:30 बजे वेल खरीदा है। उसके बाद से 2 रुपये नीचे ही आया शेयर, ऊपर नहीं गया। लेकिन मैं रोता नहीं उससे कि 2 रुपये गिर गया, तो ऐसे नहीं होता, मतलब पड़ेगा, मालूम है लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना ही है। तो हम लोग तो पेशेंस वाले लोग हैं, और ठीक है मौका देखकर चौका मार लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम पे ही खरीदें। ज़रूरी होता है कि पेशेंस रखकर हमें लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, और मालूम है ये शेयर का रेट ऊपर जाना ही है। तो ये मेरी आज की इन्वेस्टमेंट है, और ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की मैंने। कितनी इन्वेस्टमेंट की है? ₹80,000 अप्रॉक्स। पोर्टफोलियो खोल के दिखाऊं अपना? क्यों बदतमीज़, क्यों दिखाऊं? दिखा दिया ना, ले लिए शेयर्स मैंने, ये वाले आज ले लिए हैं, तो अब टेंशन में मत लो। तो 80,000 रुपीज़ कुछ आज मैंने फंड में डाले, और उसमें से ये 79,242 की इन्वेस्टमेंट आज सुबह 9:30 बजे की थी। दैट इज़ व्हाट आई डिड। तो और 758 रुपीज़ बचे हुए हैं मेरे अकाउंट में, तो एक शेयर और भी ले सकता हूँ ऐसे LIC का।
लेके दिखाना पोर्ट, फिर तुम्हारे सामने अपना डीमैट अकाउंट खोलूँ। हाँ चलो अभी यहाँ पर आ जाओ वापस। सीक्रेट है, कुछ चीज़ें ना नहीं बताई जाती, नज़र लग जाती है। मम्मी कहती थी, ऐसा होता है ना, बोलती है मम्मी नज़र लग जाएगी, फिर पता चला तुमने पोर्टफोलियो को घूर के देखा, आज शाम तक मार्केट क्रैश हो गई, मेरा पोर्टफोलियो की वैल्यू नीचे गिर गई, 5% 10% लॉस हो गया तुम्हारे चक्कर में। तो एनी हॉल्स आ जाओ वापस आ जाओ अभी। मैंडेटरी इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन द डीमैट फॉर्म। और वो डीमैट फॉर्म के लिए एक चीज़, चलो आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखा दूँ, ये आप इस चैप्टर में करोगे आगे कि एक्चुअली 2 अक्टूबर 2018 ये कहानी शुरू हुई थी। और ये बोला गया 2 अक्टूबर 2018, ये यहाँ लिखा भी है नीचे कि सारी पब्लिक कंपनीज दे विल इशू द शेयर्स ओनली एंड ओनली इन द डीमैट फॉर्म। ये चार्ट आज वाली क्लास में नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे व्हेन यू आर कमिंग बैक ऑन मंडे, तो इट विल बी रेलिवेंट दैट डे। आज सिर्फ झलक दिखा रहा हूँ। प्राइवेट कंपनीज बची हैं सिर्फ, जो प्राइवेट कंपनीज को हम बोल रहे हैं कि अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनीज हैं एंड दे कैन इशू द सिक्योरिटीज इन द फिजिकल फॉर्म, शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म, प्राइवेट कंपनीज हैं। पब्लिक कंपनीज आर इशूइंग द सिक्योरिटीज इन द डीमैट फॉर्म। तो ये सेक्शन जो भी है मतलब हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ये एक्चुअली रूल्स हैं साथ में, इट्स नॉट रियली द डायग्राम ऑफ द सेक्शन, इट इज़ रेलिवेंट रूल है जो साथ में उसका डायग्राम है। तो उसके लिए इंतजार करो आप, मे बी वेल इफ़ यू वांट द पिक आई विल अलाउ यू इन द ब्रेक टाइम और आफ्टर द क्लास। देन सेक्शन 26 कंटेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस, बहुत लॉलीपॉप है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक लाइन में कहते हैं प्रॉस्पेक्टस के कंटेंट्स वो होंगे जो सेबी बताएगा। कंपनी लॉ में तो उन्होंने जान छुड़वा ली अपनी, सिर्फ एक लाइन में क्या लिखा है, प्रॉस्पेक्टस के कंटेंट्स वो होंगे जो सेबी बताएगा, और वो अपने सिलेबस में है नहीं। तो वो जो 660 पेज का डॉक्यूमेंट बना है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो कौन बताएगा, सेबी। और वो आपको कहाँ पढ़ाया जाएगा, CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में, कॉर्पोरेट फंडिंग कॉर्पोरेट फिनेंस का पेपर है इन द ग्रुप 2, इन द CS प्रोफेशनल प्रोग्राम ग्रुप 2 न्यू सिलेबस अब बोलूँगा, तो उसमें वो आप पढ़ोगे सारा का सारा कि वो 660 पेज के डॉक्यूमेंट में कंटेंट्स क्या होते हैं, उसकी लिस्ट वो आप पढ़ोगे, दैट इज़ इन द प्रोफेशनल प्रोग्राम। एंड देन आई विल से और साथ में सेक्शन 33 नाउ, इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी विद द एवरेज प्रॉस्पेक्टस। पब्लिक के हाथ में एवरेज प्रॉस्पेक्टस देंगे तो साथ में क्या देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भी देंगे जिससे वो शेयर्स के लिए अप्लाई करें। आजकल तो वैसे ऑनलाइन ही हो जाता है सब कुछ, एवरीथिंग हैपन्स ऑनलाइन। तो उसके लिए वही आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करते हो और उसमें IPO का सेक्शन होता है, क्लिक करते हो और वहाँ से अब तो पेमेंट भी UPI से हो जाती है। पहले तो नेट बैंकिंग से करते थे, अब तो नेट बैंकिंग के बजाय UPI, भारत पे ले रखा है आपने या जो भी HDFC का ले रखा है उसी से पेमेंट कर देते हैं, दैट इज़ हाउ इट हैपन्स। देन आई विल से देन ऑफर फॉर सेल बाय, कितने लोगों का UPI ID ऑलरेडी है, बहुत सारे लोग, मतलब अमीर लोग बैठे हैं हमारी क्लास में, आई कैन से दैट। इस्तेमाल भी करते हो, कभी यूज़ करते हो, कितने लोग यूज़ करते हैं UPI ID, चलिए मतलब हैबिट है ना, तो मतलब अगर डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर न्यू पब्लिक इशूज़, कीप कमिंग, नए नए पब्लिक इशू आते ही रहते हैं अगर सोच समझ के पैसा लगाएंगे तो। डीम्ड प्रॉस्पेक्टस क्या चीज़ है, एक सेक्शन 25 और 28 ऑफर फॉर सेल वगैरह, ये क्या चीज़ है। वैसे थोड़ा सा मैं यहाँ करेक्शन कर दूँ, डीम्ड प्रॉस्पेक्टस को बोलते हैं हम ऑफर फॉर सेल, और वेल सेक्शन 28 को बोलते हैं ऑफर ऑफ सेल। तो एक फॉर की जगह काट के ऑफ कर देना, यहाँ पर एक करेक्शन चाहिए, ऑफर फॉर सेल और ऑफर ऑफ सेल, ये दोनों मैं बताऊंगा अभी डिटेल में, जस्ट वेट फॉर दैट। और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बड़ा सिंपल कि ऑफर फॉर सेल और ऑफर ऑफ सेल में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस, 5-6 पॉइंट्स का डिफरेंस बनता है, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑफर फॉर सेल एंड ऑफर ऑफ सेल। हालांकि जो ऑफर ऑफ सेल है इसमें भी जो डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हो रहा है उसको भी बोलते हैं डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। नाम दोनों डॉक्यूमेंट्स का सेम ही है लेकिन प्रोसीजर का नाम चेंज होता है, ऑफर फॉर सेल या ऑफर ऑफ सेल। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर एक शेल्फ प्रॉस्पेक्टस है सेक्शन 31, और सेक्शन 32 के अंदर रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है व्हाट इज शेल्फ प्रॉस्पेक्टस या व्हाट इज रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेल्फ प्रॉस्पेक्टस एंड रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। These kind of questions are coming in the exam. And then allotment of securities is happening by the company, तो उसमें allotment के बाद एक फॉर्म फाइल करना होता है, PAS3 फॉर्म जाता है ROC के पास, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। लिस्ट ऑफ अलॉटीज जाती है साथ में, तो कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है ROC के पास, फॉर्म PAS3 जाता है ROC के पास, और उसके साथ क्या जाती है, लिस्ट ऑफ अलॉटीज। और पब्लिक इशू में तो लाखों अलॉटीज हैं, तो लाखों अलॉटीज की लिस्ट साथ में लग कर जाती है। प्राइवेट प्लेसमेंट में तो चलो मैं कहता हूँ 20, 50, 100 अलॉटी हैं तो वो छोटी सी लिस्ट है, लेकिन पब्लिक इशू में तो लाखों अलॉटीज़ की लिस्ट साथ में अटैच होकर
आरओसी के पास फाइल होती है। और ये फॉर्म PS3 आरओसी के पास कितने टाइम में फाइल करते हैं? विद इन 30 डेज आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बाद विद इन 30 डेज फाइल इट टू द आरओसी। दैट इज हियर। और उसमें लेकिन वेरिएशंस हैं, मैं बात करूंगा वेरिएशंस के बारे में। तो ये थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन था, बट आल से वो लिस्ट देने का एक पर्पस था कि आप उसको मेमोराइज कर लो अच्छे से, लिस्ट को मेमोराइज कर लो। सेक्शन नंबर्स याद होने ज़रूरी हैं कि सेक्शन 31 इज़ शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, सेक्शन 32 इज़ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, सेक्शन 25 इज़ ऑफर फॉर सेल, सेक्शन 28 इज़ ऑफर ऑफ सेल। तो वो लिस्ट इसलिए दी है आपको कि लिस्ट मेमोराइज हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको फॉर्म्स दे दिए, PAS1, PAS2, 3, 4 दिख रहे हैं। तो वो 4 फॉर्म्स भी इसलिए दे दिए चैप्टर के शुरू में कि आप फॉर्म्स की लिस्ट भी मेमोराइज कर लो। एग्जाम में क्या हमें सेक्शन नंबर और फॉर्म नंबर लिखने चाहिए? यस, ज़रूर लिखने चाहिए। आंसर देखने में खूबसूरत हो जाता है, नंबर 1। और पेपर चेकर फील्स वेरी हैप्पी वाइल गिविंग द मार्क्स कि मैं एक जेन्युइन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को मार्क्स दे रहा हूँ, जिसको मालूम है कि कंपनी लॉ पढ़ने का तरीका क्या है। दैट इज़ हियर। आंसर वो स्टूडेंट्स भी लिखते हैं जो सेक्शन नंबर नहीं लिखते, फॉर्म नंबर नहीं लिखते। वो लिख देंगे एज पर द प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन इन द कंपनीज एक्ट 2013 या एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो लेकिन वो आंसर देखने में फिर उतना ब्यूटीफुल, उतना स्पेसिफिक नहीं लगता। तो क्या मार्क्स थोड़े से कम हो जाएंगे? और अगर हर आंसर में आधा नंबर, 1 नंबर कम होता जा रहा है, तो क्या ऐसे अल्टीमेटली टोटल के ऊपर इम्पैक्ट काफ़ी आ जाएगा। इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग लाइक आई से टोटल, अगर आप एग्जाम में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और हर क्वेश्चन में आपका आधा आधा नंबर इस चक्कर में कम हो गया, तो 10 नंबर का सीधा सीधा फ़र्क पड़ जाता है इन चीज़ों से। तो एक लेकिन वर्ड ऑफ एडवाइस वाइल स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एग्जाम में कभी भी गलत सेक्शन नंबर मत लिख देना। अगर आपने एक बार गलत सेक्शन नंबर कुछ एग्जाम में लिखा है ना, तो उसको एक गलती नहीं, उसको 2 गलती मानता है जो पेपर चेकर होता है, जो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है। क्यों 2 गलती मानता है? आपने नहीं, आपने आंसर बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन आपने सेक्शन का जो नंबर था वो गलत डाल दिया। आपने सेक्शन 23 लिखने के बजाय गलती से सेक्शन 32 लिख दिया, तो कहेगा ये 2 गलतियां हैं। पहली गलती क्यों? एक तो आपको ये याद नहीं है कि ये जो मैटर आप लिख रहे हो, जो आंसर आप आंसर सही लिख रहे हो, लेकिन आपको ये याद नहीं कि इसका एक्चुअल सेक्शन नंबर क्या है। और दूसरा, जो सेक्शन नंबर आप लिख रहे हो, आपको ये याद नहीं उस सेक्शन के अंदर मैटर क्या है, इसलिए आप सेक्शन नंबर गलत लिख रहे हो। तो वो एक गलती नहीं, वो 2 गलती काउंट होता है। सर फिर क्या करें? अब ऐसा हो सकता है ना कि 20 आंसर्स लिख रहे हैं, उसमें से 15-16 आंसर में सेक्शन नंबर याद आ रहा है और 4-5 आंसर्स में सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा है। इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो फिर जो 4-5 में याद नहीं आ रहा, वहाँ पर फिर भगवान का नाम लेकर सिर्फ एक लाइन लिखना है, एज पर द प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन, प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजन इन द कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन फिर उसमें कंपनीज एक्ट 2013 वर्ड ना ये ज़रूर दिखना चाहिए। मतलब सेक्शन का नंबर नहीं लिखा, न्यूमरल के नाम पे आपने 2013 तो लिख दिया, कम से कम एक फिगर दिखती है ना आंखों को, तो पढ़ने वाले को उतना ही लगेगा, चलो इतना तो मालूम है कि कंपनीज एक्ट 2013 है। तो वेल आज से अब हम कसम खाते हैं कि हम एग्ज़ाम में कभी भी सेक्शन नंबर गलत नहीं लिखेंगे, या तो सही लिखेंगे या फिर एज पर प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 लिख देंगे। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर केस का जजमेंट तो याद है, क्वेश्चन आया, वो एक डिसाइडेड केस है पहले से, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, जजमेंट याद है लेकिन केस का नाम याद नहीं आ रहा, तो फिर कैसे करके लिखते हैं? वो एज पर अ वेरी फेमस केस द कोर्ट हेल्ड दैट, एज पर अ हिस्टोरिकल जजमेंट, एज पर हिस्टोरिकल जजमेंट इन अ लैंडमार्क जजमेंट। लैंडमार्क मतलब एक हाई लेवल की जजमेंट आई, जहाँ से बहुत एक पैटर्न सेट हो गया। तो इन अ लैंडमार्क जजमेंट, इन अ हिस्टोरिकल जजमेंट, इन अ वेरी पॉपुलर केस, इट वाज द कोर्ट हेल्ड दैट। तो काम चलाते हैं, फिर और क्या है। नहीं तो आगे पीछे वाले से पूछो कि केस का नाम क्या था। और मैं तो कहता हूँ मत पूछो, बेटर है कि अपने आंसर के ऊपर, अपनी आंसर शीट के ऊपर फोकस करो, लेकिन फिर थोड़े से तरीके इम्प्रूव करने पड़ते हैं। फाइनली आई से गेटिंग स्टार्टेड विद द चैप्टर ऑन द पेज नंबर 1। और जो हम पढ़ रहे हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या लोकसभा राज्यसभा ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चैप्टर 3 को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और पार्ट 1 में क्या दिया है? सेक्शन 23 से लेकर 41, और पार्ट 2 में सिर्फ एक इकलौता सेक्शन दिया है, दैट इज सेक्शन 42। और ये जो इतने सारे सेक्शन दिए हैं 23 से लेकर 41, ये सारे सेक्शंस किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? पब्लिक इशू, पब्लिक इशू, पब्लिक इशू। पूरा प्रोसीजर है, लंबी चौड़ी कहानी है।
और सेक्शन 42 सिर्फ एक इकलौता सेक्शन, सिंगल सेक्शन किसके बारे में बात कर रहा है? प्राइवेट प्लेसमेंट टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन्स, कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को दिया जा रहा है, और मे बी टू वन सिंगल पर्सन। अब मैं जब ये चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, अभी मैं आपको सेक्शन 23 इसलिए करवा रहा हूँ सबसे पहले क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। दिस इज फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ दीज 20 सेक्शंस का ये जो ग्रुप है, इस 20 सेक्शन का इंट्रोडक्शन जो दिया गया है वो सेक्शन 23 में दिया गया है। उसके बाद हम सीधा जंप करके चले जाएंगे कहाँ? 23 से सीधा कहाँ जाएंगे? 42 में जाएंगे, और पहले हम क्या निपटाएंगे? सबसे पहले हम प्राइवेट प्लेसमेंट वाला काम निपटा लेंगे, पब्लिक इशू वाला काम शुरू बाद में करेंगे। बात समझ में आ रही है? दैट इज द स्ट्रैटेजी विच वी आर कीपिंग इन दिस चैप्टर। और 42 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, 4-5 बार तो आया ही है। देन सेक्शन 23 जो आपको यहाँ दिख रहा है, इसी सेक्शन 23 को मैंने चार्ट वाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, यही सेक्शन 23 है। ये सेक्शन 23 आपको यहाँ दिखेगा, लेकिन मैंने इस चार्ट में ना फिर कुछ एड ऑन जोड़े हैं। वेल वो क्या जोड़ा है? सेक्शन 54, सेक्शन 62, सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, आगे मैंने कुछ एड ऑन्स अपनी तरफ से और भी जोड़े हैं। हालांकि सेक्शन 23 की बात करूं तो सेक्शन 23 इज दिस मच, सेक्शन 23 इतना ही है बस। नाउ मेथड्स ऑफ इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी, फाइनली हम ये बात कर रहे हैं कि कंपनीज कैसे सिक्योरिटीज इशू करेंगी, और हम डिस्कशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट पब्लिक कंपनीज, सेकेंड पार्ट प्राइवेट कंपनीज। फर्स्ट पार्ट पब्लिक कंपनीज, सेकंड पार्ट प्राइवेट कंपनीज। अब पब्लिक कंपनीज को लेकर शुरू करते हैं, प्राइवेट कंपनीज की बात हम बाद में करेंगे, अभी वो दिख भी नहीं रहा है स्क्रीन के ऊपर, दैट इज नॉट इवन विजिबल। नाउ जब मैं पब्लिक कंपनीज की बात कर रहा हूं तो पब्लिक कंपनीज कैसे सिक्योरिटीज इशू करती हैं। अब आपकी बुक में जो लिखा हुआ है पेज नंबर 1, आप उसको फॉर द टाइमिंग भूल जाओ, उसको वहां पढ़ने की जरूरत नहीं, वो मैं पढ़वाऊंगा आपको बाद में, रीडिंग वाला काम बाद में करेंगे, अभी सारा फोकस इस चार्ट के ऊपर है। So we are saying that is public companies section 23 subsection 1 में क्या क्या लेकर आ रही है? नंबर 1 पब्लिक इशू, नंबर 2 सेक्शन 23 बता रहा है, सेक्शन 23 बता रहा है कि पब्लिक कंपनीज के पास एक ऑप्शन है पब्लिक इशू, दूसरी ऑप्शन है प्राइवेट प्लेसमेंट, तीसरी ऑप्शन है राइट इशू, बोनस इशू। अब एक के बाद एक बात करते हैं सबके बारे में। पब्लिक इशू जब लेकर आती है एक पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ ला रही है कंपनी, या एफपीओ ला रही है, या ऑफर फॉर सेल, या ऑफर ऑफ सेल। नाउ आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब किसी कंपनी का पहला पब्लिक इशू आता है, जब किसी कंपनी का पहला पब्लिक इशू आता है, देन वी से इट इज आईपीओ। जस्ट अ सेक, जब किसी कंपनी का पहला पब्लिक इशू आता है देन इट इज आईपीओ ओवर देयर। अब हम लोगों ने सुना 2021 में नाइका का पब्लिक इशू आया, सुना था? नाइका नाम सुना है कंपनी का? नाइका की वेबसाइट पे क्या मिलता है? सबसे पहले तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, और कॉस्मेटिक्स के अलावा वेल आई से पहले तो वुमेन क्लोथिंग के लिए ज़्यादा फेमस था, अभी तो किड्स का भी शुरू हो गया है, और क्या फुटवेयर वगैरह भी मिल रहा है। सो ऑल द थिंग्स आर देयर। तो नाइका का पब्लिक इशू आया, और जब पब्लिक इशू आया था तो एक बार यहाँ देख ही लें आज की तारीख में नाइका का शेयर प्राइस क्या चल रहा है। नाइका शेयर प्राइस और गेन हो रहा है अभी, या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट नाइका, वेल या जिसका नाम है FSN ई कॉमर्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांड नेम इज़ नाइका एक्चुअली। तो अगर मैं पिछले 1 साल का चार्ट खोलता हूँ तो ये शेयर कभी जब लिस्ट हुआ था, जब पब्लिक इशू आया था तो वेल इट वाज लाइक 1213 शायद 1600 रुपये के आसपास ही था। फिर ये शेयर लिस्ट हुआ, ऊपर चढ़ गया 2500 रुपये के लेवल के आसपास चला गया, 2437, फिर धड़ाम गिरा और नीचे कहाँ आ गया 1300, और फिर बढ़ते बढ़ते अभी 1300 से बढ़कर 1425। तो ये बातें हो रही हैं पीछे। वेल और अगर मैं डेट देख रहा हूँ तो 12 नवंबर 2021 को ये मार्केट में लिस्ट हुआ, नवंबर 2021 की बातें हो रही हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नवंबर 2021। और ऐसे ही अगर हम एक दूसरा बात करते हैं, जोमेटो, नाम सुना है ना सबने? तो जोमेटो की बात करते हैं तो जोमेटो
23 जुलाई 2021 को मार्केट में लिस्ट हुआ 126 का, और अभी 126 से गिरते गिरते नीचे 50 के लेवल तक भी गया, 53, और फिर वो 46 के लेवल तक गया, 46 के लेवल से अभी उठना शुरू हुआ है, 58 आ गया। जिसने 46 पे खरीदा है वो खुश है, 58 है। जो 126 का लेकर बैठा हुआ है तब से और अरमान लेकर बैठा है 140-50 का कि वापस ऊपर जाएगा, उसे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा जो अभी तक होल्ड कर रहा है। वेल, वन लास्ट एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट पेटीएम। ये बहुत लोगों की दुखती नस है। ये शेयर मार्केट में आया तो इशूअर कंपनी ने 2125 रुपये का इशू किया। इशूअर कंपनी ने कितने का इशू किया था? 2125 रुपये का इशू किया था। और वेल, जब 2125 का इशू किया तो पहले दिन नीचे क्रैश हुआ, 1560 का रह गया, थोड़ा सा संभला भी। फिर वेल, कब की बातें हो रही हैं? वही नवंबर 2021, 1782 तक भी गया ऊपर, 1800 के आसपास। और कंपनी ने कितने का अलॉटमेंट दिया था? 2125, 10 रुपये फेस वैल्यू, 10 रुपये की फेस वैल्यू, और 2115 रुपये प्रीमियम चार्ज किया कंपनी ने। लेकिन उसके बाद जब धड़ाम गिरा तो नीचे कहाँ तक चला गया? 550 रुपये तक। तो 2000 का शेयर गिरते गिरते 550 रुपये, 75% ऑफ द मनी वॉज लॉस्ट बाय द इन्वेस्टर्स। सोच समझ के पब्लिक इशू में पैसा लगाना चाहिए। इस कंपनी में भी अच्छा कंपनी सेक्रेटरी होगा कोई जिसने पब्लिक इशू लॉन्च करवाया होगा, लेकिन इसमें फ्रॉड क्या हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें वेल, पेटीएम में क्या फ्रॉड था, जोमेटो में क्या फ्रॉड था। ये पेटीएम और जोमेटो की कहानी बिल्कुल एक जैसी है, क्या फ्रॉड्स थे वो हम बात करेंगे। और फिर ऊपर बढ़ते बढ़ते अभी 560 की लेवल आ गया, 540 का, वहाँ से 803 आ गया है। तो खुश कौन हो रहे हैं? जिसने 540 का खरीदा आज 803 का लेकर बैठा, तो वो तो बड़ा खुश है। ही इज़ वेरी हैप्पी इन्वेस्टर राइट नाउ कि अब तो ऊपर की तरफ जा ही रहा है। इट इज स्टिल गोइंग ऑन द हायर साइड ओवर देयर फाइनली। ये 6 महीने का चार्ट है। सो तो हम वापस आ जाते हैं अभी अपने वेल आईपीओ की तरफ। तो कंपनी का पहला पब्लिक इशू आता है तो आईपीओ, कंपनी का दूसरा पब्लिक इशू आता है तो एफपीओ। एफपीओ की फुल फॉर्म फर्दर पब्लिक ऑफर। एफपीओ की फुल फॉर्म फर्दर पब्लिक ऑफर। तो कंपनी का पहला पब्लिक इशू आता है तो आईपीओ, और अगर कंपनी दूसरा पब्लिक इशू लेकर आती है एफपीओ। अच्छा, ये एफपीओ और आईपीओ में कुछ गैप होता होगा? कई बार तो बहुत साल का गैप होता है कि आईपीओ आया था आज से 15-20 साल पहले और एफपीओ आ रहा है 20 साल बाद। तो एट टाइम्स द गैप इज़ टू मच। और आईपीओ के टाइम पे जो पैसा आया था कंपनी ने उसी से अपने बिजनेस सेटअप कर लिया, एक्सपैंड कर लिया। कंपनी को बार बार पब्लिक के पास पैसा मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ठीक है, वेल, हो सकता है 15-20 साल के गैप के बाद वो फिर फर्दर पब्लिक ऑफर लॉन्च हो रहा है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो ऑफर फॉर सेल अंडर सेक्शन 25 और सेक्शन 28 में ऑफर ऑफ सेल। अब यहाँ पर ऑफर फॉर सेल और ऑफर ऑफ सेल, आपको ऑफर फॉर सेल जो है ये मैं सिर्फ एक लाइन में थोड़ा सा बता रहा हूँ। आज हमारी छोटी सी पब्लिक कंपनी है और हमारी कोई स्टॉक मार्केट में कोई रेपुटेशन गुडविल है नहीं। हम पब्लिक इशू लॉन्च करेंगे तो पक्का फेल हो जाएगा क्योंकि कोई इन्वेस्टर हमारे यहाँ पैसा लगाएगा नहीं, हमें मालूम है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा लोग जानते नहीं। स्टार्टअप कंपनी है हमारी, यू अंडरस्टैंड, स्टार्टअप कंपनी है। तो स्टार्टअप कंपनी है और हम गए थे अभी पीछे शार्क टैंक, देखा था शार्क टैंक इंडिया में गए थे, उन्होंने भी भगा दिया कि आपकी कंपनी पैसा लगाने लायक है नहीं। फिर हमने सोचा पब्लिक इशू लॉन्च करें। वेल, तो जब पब्लिक इशू लॉन्च करें तो ये भी मालूम है कि रेपुटेशन कोई है नहीं, पैसा कोई लगाएगा नहीं। तो फिर हमने एक मर्चेंट बैंकर को पकड़ा। अभी आपने 10 मर्चेंट बैंकर के नाम देखे थे। एक मर्चेंट बैंकर को पकड़ा और उसको बोला कि सर हमारी कंपनी ना 2 करोड़ इक्विटी शेयर का पब्लिक इशू लाना चाहती है। तो मर्चेंट बैंकर कहता है वो 2 करोड़ शेयर आप सारे के सारे मेरे को अलॉट कर दो। और स्टॉक मार्केट और मुझे आपकी कंपनी पे मतलब एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपकी बैलेंस शीट सही है, पीएनएल अकाउंट सही है, और मर्चेंट बैंकर के पास बहुत पैसा है। तो मर्चेंट बैंकर कहता है कि आप वो 2 करोड़ सारे के सारे 100% शेयर्स मुझे अलॉट कर दो और मैं देखता हूँ स्टॉक मार्केट में मौका देखकर चौका मार दूंगा। और जब ये पब्लिक इशू लॉन्च करना होगा ना, जब मार्केट बिल्कुल भाग रही होगी ना ऊपर और लोग पागलों की तरह कह रहे होंगे मार्केट में पैसा लगाओ लगाओ लगाओ, और बहुत सारे इन्वेस्टर मार्केट में आ जाएंगे, सही टाइम देखकर, सही मुहूर्त देखकर ये 2 करोड़ शेयर में पब्लिक को बेच दूंगा। और फिर उस वक्त ना फिर फेस वैल्यू पे नहीं देंगे, उस वक्त प्रीमियम पे देंगे। बात समझ में आ रही है? तो उसको जब मर्चेंट बैंकर देगा ना पब्लिक को अल्टीमेटली, और ये रिटर्न एग्रीमेंट है कंपनी के बीच में, इशूअर कंपनी के बीच में और मर्चेंट बैंकर के बीच में, कि 2 करोड़ शेयर मर्चेंट बैंकर अपने हाथ में नहीं रखेगा, लॉन्ग टर्म वो अपने हाथ में नहीं रखेगा, अल्टीमेटली वो 2 करोड़ शेयर वो मतलब पब्लिक को देगा। और जब पब्लिक को देगा तो मतलब पब्लिक को एक साथ ऑफर कर रहा है 2 करोड़ शेयर ले जाओ मेरे पास पड़े हैं।
अब वो भी एक तरीके से जा तो हम पब्लिक के पास रहे हैं, और पब्लिक के पास जा रहे हैं तो लॉ मेकर ने उसको नाम क्या दिया है, ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल, गेटिंग दैट। तो आईपीओ एफपीओ में और ऑफर फॉर सेल में फर्क क्या हुआ, आईपीओ एफपीओ में कंपनी खुद डायरेक्ट पब्लिक के पास जा रही है, और मर्चेंट बैंकर की सर्विसेज ले रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज, उसको प्रोफेशनल फीस दे रहे हैं, उसको शेयर अलॉट नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई? आईपीओ में और एफपीओ में इशूअर कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को शेयर्स इशू कर रही है, अलॉट कर रही है, विद द सर्विस एंड टेकिंग द सर्विसेज ऑफ मर्चेंट बैंकर, गिविंग द प्रोफेशनल फीस टू मर्चेंट बैंकर, लेकिन मर्चेंट बैंकर को अलॉटमेंट नहीं दे रहे हैं। जबकि ऑफर फॉर सेल में क्या हो रहा है, पहले इशूअर कंपनी मर्चेंट बैंकर को सारे के सारे 100% शेयर अलॉट कर देती है, जो एक्चुअली देने किसको हैं, पब्लिक को, और रिटर्न एग्रीमेंट कर लेती है कि वेल जब स्टॉक मार्केट में बूम आ जाएगा और सब लोग भागे आ रहे होंगे पैसा लगाने के लिए, उस वक्त वो मर्चेंट बैंकर वो सारे के सारे शेयर अल्टीमेटली पब्लिक को ही देगा और अपने पास रिटेन नहीं करेगा। और जब पब्लिक इशू दिया जाएगा, जब मतलब जब मर्चेंट बैंकर पब्लिक को देगा, दैट ऑफर इज कॉल्ड एज ऑफर फॉर सेल। लेकिन वो मर्चेंट बैंकर कब करेगा, जब स्टॉक मार्केट में बूम होगा। और ये सेक्शन 25 बेसिकली प्रैक्टिकली जो यूज करने वाली कंपनीज हैं वो कौन सी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज, स्टार्टअप कंपनीज, जिनको मतलब जिनकी मार्केट में कोई गुडविल है नहीं। रिलायंस या टीसीएस जैसी कंपनीज ये काम करेंगी नहीं, क्योंकि इसमें मर्चेंट बैंकर ना बीच में कमीशन बहुत ज़्यादा लेता है ऑफर फॉर सेल के अंदर, क्योंकि वो सिर्फ प्रमोशन, आपका सिर्फ पब्लिक इशू नहीं लॉन्च करवा रहा है, वो अलॉटमेंट खुद लेकर बैठा है, तो वो मतलब अपना पैसा भी तो बीच में लगा रहा है ना, अटका रहा है, तो इसलिए वो आपकी हेल्प जब कर रहा है तो वो प्रोफेशनल फीस भी लेगा पब्लिक इशू बाद में लॉन्च करवाने की, जो 2 करोड़ शेयर पब्लिक में जा रहे हैं उसकी प्रोफेशनल फीस भी लेगा, प्लस अपनी एक्स्ट्रा कमीशन और लेगा कि आई एम एक्टिंग एज, उसको बोलते हैं वेल एक अलग से नाम दिया जाता है, आई एम एक्टिंग एज इशू हाउस, मर्चेंट बैंकर इज एक्टिंग एज इशू हाउस। सेक्शन 25 में मर्चेंट बैंकर का नाम चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इशू हाउस, मर्चेंट बैंकर ने इशू हाउस का काम किया। अब आ जाओ सेक्शन 28 पे, ऑफर ऑफ सेल। ये सेक्शन 25 में पढ़ोगे आप, और सेक्शन 25 मैंने पहले भी बोला ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बहुत बार आता है ये वाला जो अभी आप सुन रहे थे, ऑफर फॉर सेल। ऑफर ऑफ सेल में क्या है, ये भी अब सुनो ध्यान से। ऑफर ऑफ सेल में क्या होता है, एक कंपनी के प्रमोटर्स पहले खुद कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, और कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स और प्रमोटर्स के साथ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जबकि कंपनी वही स्टार्टअप कंपनी है मान लीजिए, पब्लिक के पास नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू द पब्लिक, और खुद अपनी जेब से पैसा लगाया और शेयर्स ले लिए एट पार। मैं एक नाम ले लेता हूँ, थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। मान लो मुकेश अंबानी का मन है कि हम होटल बिजनेस लॉन्च करते हैं, अभी तक मुकेश अंबानी का पेट्रोलियम में है, रिलायंस जियो है, बट नॉट इन द होटल्स, तो मुकेश अंबानी होटल्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब मुकेश अंबानी के दिमाग में जब आता है ना एक 5 स्टार होटल बनाने, तो एक नहीं बनाना, फिर पूरी चेन बनानी है। तो फिर चेन बनानी है तो सिर्फ पैन इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी, इन बिग बिग सिटीज़, और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड अगर मान लो 200 होटल बनाने हैं, 5 स्टार प्रॉपर्टीज़, तो लैंड भी काफ़ी चाहिए होता है, 4-4, 5-5 एकड़ लैंड चाहिए होटल बनाने के लिए। फिर ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, सब कुछ है, या फिर बने बनाए होटल जो पहले से चल रहे हैं उनको टेक ओवर करना है, एक्वायर जो भी करना है, तो क्या मुकेश अंबानी को काफ़ी पैसा डालना पड़ेगा। तो डाला मुकेश अंबानी ने अपनी जेब से। मान लो कि मुकेश अंबानी ने अपनी खुद की जेब से पर्सनली कुछ 28,000 करोड़ रुपए कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, और क्या किया, 2,800 करोड़ शेयर, 2,800 करोड़ इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच मुकेश अंबानी ने अपनी जेब से 28,000 करोड़ डाल के एक कंपनी बनाई, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। अभी मान लो कि 5 अगस्त 2022 को ही कंपनी पैदा हुई, और 5 अगस्त 2022 को आज की तारीख में ही कंपनी में पहले दिन मुकेश अंबानी कहते हैं मैं अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना डाल रहा हूँ, 28,000 करोड़ आज ही ट्रांसफर कर रहा हूँ, और 28,000 करोड़ के शेयर्स ले रहा हूँ, 2,800 करोड़ शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच फेस वैल्यू। कंपनी बन गई। अब मुकेश अंबानी को लग रहा है एक तो तरीका है लैंड खरीदो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करो, 5 स्टार होटल बनकर तैयार होगा और फिर चलाएंगे बिजनेस, और दूसरा तरीका है बने बनाए होटल्स जो चल रहे हैं 5 स्टार होटल्स, उन्हीं से डील कर लो कि भाई किसी को बेचना है तो बेच दो, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। और मान लो कि बेचने वाले बैठे हैं, क्योंकि कोविड के चक्कर में क्या हुआ ना, बड़े सारे 5 स्टार होटल्स बंद हो गए, टूरिज्म सेक्टर की वाट लग गई कोविड में, तो बहुत सारे 5 स्टार होटल्स इंसॉल्वेंटी हो गए। तो मुकेश अंबानी को मौका देखकर वो चौका मारने की आदत है ही, तो जो प्रॉपर्टीज़ थी ना वो सस्ते में मिल रही हैं, 5 स्टार होटल जो पुराने चल रहे थे वो 50% वैल्यू पे मिल रहे हैं, तो खरीदने शुरू कर दिए। और पता चलता करते 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 ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहता हूँ 100-150 5 स्टार होटल्स खरीद लिए, परचेज कर लिए,
जब वो परचेज कर लिए और उसके बाद कोविड अब खत्म हो ही रहा है धीरे धीरे, और कोविड के दिनों में ये प्लान किया था, कोविड के दिनों में इम्प्लीमेंट कर दिया। पब्लिक का कोई पैसा लगा है? नो, एक पैसा भी नहीं लगा। सारा पैसा किसका लगा हुआ है? मुकेश अंबानी और शायद साथ में नीता अंबानी भी। तो दो ही शेयर होल्डर हैं कंपनी में, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, और साथ में हो सकता है आकाश अंबानी, ईशा अंबानी, अनंत अंबानी, या बहू है श्लोका। तो वो मान लो सालोमन जैसे है, 7 फैमिली मेंबर्स आर 7 शेयर होल्डर्स, दैट्स इट, फिनिश। कंपनी बनकर तैयार और 150-200 प्रॉपर्टीज एक्वायर कर ली। अब क्या होता है, बिजनेस आना शुरू हो गया, और 1 साल 2 साल 3 साल बढ़िया बिजनेस आ रहा है। 2022-23, 23-24, 24-25 बढ़िया बिजनेस आ रहा है, रेवेन्यू आना शुरू हो गया, और पीएनएल अकाउंट में दिख रहा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जब 2-3 साल दिख रहा है कि बहुत बढ़िया बिजनेस आ रहा है और कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ गए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है और चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं, उसके बाद कंपनी कहती है अब ना हम ऑफर ऑफ सेल करते हैं। क्या करते हैं? और ऑफर ऑफ सेल करते हैं। अब मुकेश अंबानी के हाथ में मैंने एग्जांपल लिया, कितने शेयर्स थे? 2800 करोड़ शेयर थे एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर, और मुकेश अंबानी ने अपनी जेब से कितना खर्च कर रखा था? 28,000 करोड़ मुकेश अंबानी ने अपनी जेब से खर्च किया हुआ था, यही था। अब जब कंपनी सुपर हिट हो गई 2-3 साल बाद, तो ये प्लान करते हैं 2026 में प्लान करते हैं कि कंपनी का हम ऑफर ऑफ सेल लेकर आ रहे हैं, और इन शेयर्स में से हम लेट अस से 1/4 शेयर्स पब्लिक को देने के लिए तैयार हैं। तो 1/4 कितने हो गए इसमें से? 700 करोड़ शेयर हो गए। अब 700 करोड़ शेयर्स को पब्लिक को देने के लिए तैयार हैं, 700 करोड़ शेयर्स, लेकिन कह रहे हैं नहीं, फेस वैल्यू 10 रुपये पे नहीं देंगे, अब क्या लेंगे? प्रीमियम लेंगे। 700 करोड़ शेयर्स जब पब्लिक को दे रहे हैं ऑफर ऑफ सेल में, तो कह रहे हैं एट द रेट ऑफ फेस वैल्यू तो है 10 रुपये और प्रीमियम है 490 रुपये पर शेयर, तो टोटल कितना हो गया? 500 रुपये पर शेयर हो गया। समझ में आ रही है बात? पब्लिक के लिए प्राइस क्या रखा? 500 रुपये पर शेयर। अब 700 करोड़ शेयर मल्टीप्लाइड बाय 500 शेयर कितना हो गया? 500 रुपये पर शेयर कितना हो गया? जीरो लगाओ ढंग से, जीरो ढंग से लगाओ। 35 के बाद 4 जीरो आ रही हैं। 3,50,000 करोड़ रुपए ले लिया पब्लिक से, और पब्लिक दे रही है, पब्लिक के पास पैसे की कोई कमी थोड़े ना है। 3,50,000 करोड़ रुपए पब्लिक से ले लिया, और अभी कह रहे हैं कि पब्लिक को सिर्फ कितने दिए हमने? 25%, 1/4। अभी भी 75% अपने पास है। कंपनी का 75% कंट्रोल, ओनरशिप अब भी अपने पास है। बात समझ में आ रही है? गेटिंग दिस? पब्लिक को दिया 25%, पब्लिक 500 रुपये पर शेयर देने के लिए तैयार है। अंबानी की कंपनी है भाई, अंबानी की कंपनी है, मुकेश अंबानी की, तो 500 रुपये पर शेयर क्या होता है? दे दो, दे दिया। अब मुकेश अंबानी साहब 75%, अभी इसमें से माइनस अगर 700 करोड़ कर भी दिए तो कितने शेयर अभी भी रिटेन कर रहे हैं? 2,100 करोड़ शेयर वो अभी भी अभी भी अपने हाथ में होल्ड कर रहे हैं। और सुनो, अब क्या होता है, मार्केट में ये शेयर 600 रुपये का हो गया, बढ़ गया, 500 का लिस्ट कराया और बढ़कर 600 का हो गया। पब्लिक बड़ी खुश हो रही है, हमने 500 का लिया था, 600 का हो गया, वी आर वेरी हैप्पी, 20% इंक्रीज हो गया। अब मुकेश अंबानी का सोचो, वो कह रहा है मेरे पास 2,100 करोड़ शेयर अभी पड़े हैं और पर शेयर कितना है? 600 रुपये पर शेयर है। अब इन शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 4 तो लगाओ, 0, फिर आता ना 1 to 6 लगाओ आगे, इतनी मल्टीप्लिकेशन तो आती है। अब कितना हो गया? 12,60,000 करोड़ इन शेयर्स की वैल्यूएशन हो गई। और कह रहा है 35,000 करोड़ तो 3,50,000 करोड़, 3,50,000 करोड़ तो मुकेश अंबानी की जेब में क्या आ गया? कैश। इतने में राशन पानी तो चली जाएगा, मतलब नीता अंबानी को राशन खरीदने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। छोटा सा घर बना रखा है एंटीला, वो 24 फ्लोर का, वहाँ 600 नौकर रहते हैं भाई, 600 नौकर को भी राशन, तुम क्या सोच रहे हो राशन सिर्फ आकाश और ईशा के लिए चाहिए या अनंत के लिए चाहिए? 600 नौकर भी रहते हैं घर के अंदर, इतना बड़ा घर है, तो मतलब खिलाने पिलाने के लिए पैसे का जुगाड़ हो गया। और ये 3,50,000 करोड़ कंपनी के बैंक अकाउंट में जाएगा या मुकेश अंबानी के बैंक अकाउंट में जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3,50,000 करोड़ पब्लिक ने दिया कंपनी के बैंक अकाउंट में या मुकेश अंबानी के? मुकेश अंबानी के पर्सनल बैंक अकाउंट में जाएगा। वो जो अंबानी होटल लिमिटेड बनाई है उसको मिलेगा ठेंगा, 1 पैसा भी नहीं मिलेगा उस कंपनी को।
आप ये मत सोचना कि 3,50,000 करोड़ हम कंपनी के बिजनेस में लगा रहे हैं, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। ना जी ना, कंपनी को एक पैसा नहीं मिल रहा। कंपनी में तो मुकेश अंबानी ने जो डालना था 28,000 करोड़ वो डाल दिया था शुरू में, दैट्स इट। ऐसे गेम खेली जाती है, ये गेम है, वैल्यूएशन की गेम है सारी। गेम क्या है? वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन और शूटअप होगी, और अंबानी साहब 12,60,000 करोड़ की कह रहे हैं मेरी वेल्थ हो गई। और क्या इन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड भी मिल रहा है? फिर 75% ऑफ डिविडेंड इनकम भी कहाँ जा रहा है? मुकेश अंबानी के पास। समझ में आया ऑफर ऑफ सेल क्या चीज़ है? तो ये चीज़ें तो वेल आई से प्रैक्टिकल लाइफ में आप बार बार देखोगे। और अच्छा, पब्लिक को मालूम है क्या लगता है? पब्लिक को ये लगता है कि इस कंपनी का ना पब्लिक इशू आया है। पब्लिक को क्या लगता है? इस कंपनी का ना आईपीओ आया है पहली बार। अरे भाई, वो आईपीओ पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं है ना, पब्लिक को सेक्शन 28 नहीं पता। पब्लिक को तो लगता है कि इस कंपनी ने पब्लिक इशू लॉन्च किया है, क्योंकि नाम तो कंपनी का ही होता है कि उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में आ रहे हैं। ऐसे थोड़े ना बोलेंगे मुकेश अंबानी के पर्सनल शेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, मुकेश अंबानी अपने आप को बेच रहा है 1/4। ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे। बोलेंगे तो क्या कि कंपनी के 700 करोड़ शेयर्स मार्केट में आ रहे हैं। तो नाम तो ये होता है ना कि कंपनी का पब्लिक इशू है और कंपनी का आईपीओ है, लेकिन एक्चुअली तो वो आईपीओ है ही नहीं। वो क्या है? ऑफर ऑफ सेल है। फर्क समझ में आया सारी टर्म्स के अंदर क्या है? तो आईपीओ और एफपीओ, कंपनी अपने खुद के न्यू शेयर्स इशू करती है। ओएफएस के अंदर कंपनी अपने सारे शेयर्स पहले किसको टिका देती है? मर्चेंट बैंकर को, जो इशू हाउस बोलते हैं जिसको। और फिर वो मार्केट में बूम आता है तो मौका देखकर चौका मारता है, सारे शेयर्स इशू कर देता है। और ऑफर ऑफ सेल में कंपनी के प्रमोटर फैमिली, वो लोग अपने खुद के पर्सनल शेयर्स निकाल देते हैं। एलआईसी के केस में मालूम है क्या हुआ है? ऑफर ऑफ सेल हुआ है। एलआईसी का केस क्या है? ऑफर ऑफ सेल है। क्यों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज ऑलरेडी होल्डिंग 100% शेयर्स ऑफ एलआईसी, और उस 100% में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5% पब्लिक को दे दिए, और उसके बाद 95% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी भी रखे हुए हैं अपने हाथ में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलआईसी के केस में क्या किया? एलआईसी ने कोई न्यू शेयर्स थोड़े ना इशू किए हैं, और जो पैसा हम लोगों ने लगाया उस पब्लिक इशू के अंदर वो एलआईसी को तो मिला ही नहीं। वो सारा पैसा तो कहाँ गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खजाने में गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास गया, गवर्नमेंट ट्रेजरार के पास गया। आई होप गेटिंग द पॉइंट। तो दैट वाज नॉट आईपीओ। बोल रहे थे एलआईसी का पब्लिक इशू आ गया, एलआईसी का आईपीओ आ गया। एक्चुअली पैसा एलआईसी को गया ही नहीं है। एलआईसी के पास तो अपना खुद का ही बहुत है ना। एलआईसी इज हैविंग, जो पीछे मैं सुन रहा था कि एलआईसी के पास जो टोटल फंड कलेक्शन है 36 लाख करोड़ रुपए हैं। एलआईसी के पास टोटल फंड कलेक्शन क्या है? 36 लाख करोड़ रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम आया हुआ है एलआईसी के पास, जो टोटल इकट्ठा करके बैठा है एलआईसी। मतलब एलआईसी वो अजगर है जो इतना पैसा इकट्ठा करके उसके ऊपर फन लगाकर, कुंडली लगाकर बैठा हुआ 36 लाख करोड़ के ऊपर। मतलब अजगर का एक साइज है। इतना पैसा किसके पास होता है ना, 36 लाख करोड़ रखकर बैठा हुआ है। दैट इज बिग, और नंबर 1 बिगेस्ट पीएसयू इन इंडिया, और यू कैन से पीएफआई ऑफ इंडिया। तो कुल मिलाकर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना आप लोगों को? देन आई विल से गोइंग ऑन फर्दर, अब आपको एक लेवल और आगे लेकर जा रहा हूँ। हाँ जी, तो ये बातें हो गई हमारी पब्लिक इशू को लेकर। अब एक लेवल और आगे जा रहे हैं। अब वो एक लेवल और आगे जो जा रहे हैं यहाँ पर, वो अगला क्या है? सेक्शन 23 में ही लिखा हुआ है, ये आपके पेज नंबर 1 पे सेक्शन 23 में लिखा हुआ है कि अगर पब्लिक कंपनी भी चाहे तो पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। और प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब हम पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। और प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या हो रहा है? नीचे लिखा हुआ है मैक्सिमम 200 ऑफरीज, मैक्सिमम 200 ऑफरीज will in one financial year for each kind of securities. Maximum 200 offerees in one financial year for each kind of securities. That is what we say is private placement. Just a sec. अब एक चीज़ यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम लिमिट तो आपको याद रखनी है 200 की। मैक्सिमम 200 ऑफरीज इन वन फाइनेंशियल ईयर फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब मैक्सिमम 200 ऑफरीज फॉर इक्विटी शेयर्स, मैक्सिमम 200 ऑफरीज फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, मैक्सिमम 200 ऑफरीज फॉर डिबेंचर्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इन वन फाइनेंशियल ईयर ये लिमिट हो गई। और जब काइंड बोलते हैं ना, एग्जाम में याद रखना, आप काइंड शब्द को चेंज नहीं कर सकते। आप इसकी जगह ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटीज लिखोगे तो आंसर गलत है, ईच कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटीज लिखोगे तो भी आंसर गलत है,
ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज लिखोगे तो भी गलत है। आपको काइंड शब्द को चेंज नहीं करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको काइंड की जगह, मतलब कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, ईच कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटीज, सब गलत है। सिर्फ एग्जाम में एक चीज ठीक है, क्या ठीक है? ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। और ये काइंड ऑफ सिक्योरिटीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, कंपनी लॉ के बहुत सारे सेक्शंस में लॉ मेकर ने ये शब्द रिपीट किया और उसकी इंटेंशन जो है वो भी आपको बता रहा हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, तो ईच काइंड, ये जो मैं बोल रहा हूँ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ये शब्दों का इस्तेमाल लॉ मेकर ने कहाँ कहाँ किया है, ये जो सेक्शन 23 आप पढ़ रहे हो यहाँ पर तो किया ही है। काइंड वर्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है आपको वो बता रहा हूँ। सेक्शन 43 है, सेक्शन 68 है, और सेक्शंस भी हैं जहाँ पर लॉ मेकर उस शब्द को चेंज भी नहीं करता। काइंड का मतलब काइंड ही लिखता है लॉ मेकर, ना क्लास लिखता है, ना टाइप लिखता है, ना सिक्योरिटी, ना कैटेगरीज लिखता। अब काइंड का क्या मतलब है यहाँ पर? वेल हम कहते हैं इक्विटी शेयर इज वन काइंड, और ये सेक्शन 43 तो सबसे मेन सेक्शन है जहाँ पर वो डिफाइन ही किया है उन्होंने, डेफिनेशन है। वेल देयर आर टू काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स, वेल टू काइंड ऑफ शेयर्स, वन इक्विटी शेयर्स, सेकंड प्रेफरेंस शेयर्स, देयर आर टू काइंड ऑफ शेयर्स। तो वो उसको डिफाइन किया उन्होंने। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्या प्रेफरेंस शेयर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं अलग अलग, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव, या कंपनी ने 2 बार प्रेफरेंस शेयर इशू किए, एक में रेट ऑफ डिविडेंड कम है, एक में रेट ऑफ डिविडेंड ज़्यादा है। तो हम कहते हैं कि ये सारे के सारे जो प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू कर रही है अलग अलग क्लास के प्रेफरेंस शेयर हैं, बट ऑल ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर वन काइंड। All the preference shares issued by the company are one kind, but there are many classes of preference shares within one kind. ऐसे ही इक्विटी शेयर्स के लिए बोलते हैं इक्विटी शेयर्स विद द हायर वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर्स विद द लोअर वोटिंग राइट्स, नॉर्मल इक्विटी शेयर जिसमें वन शेयर इज वन वोट, नॉर्मल इक्विटी शेयर वन शेयर इज वन वोट, फिर इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, हायर वोटिंग राइट्स, लोअर वोटिंग राइट्स। तो हम कहते हैं ऑल टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स आर वन काइंड, बट हम कहते हैं दैट वन काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स हैज मल्टीपल क्लासेस, देयर आर सो मेनी क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर्स विद इन वन काइंड। ऐसे डिबेंचर्स में होता है, डिबेंचर इज वन काइंड, लेकिन उसके अंदर फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, लेकिन वो सारी क्या बोली जाती हैं, दे आर वेरियस क्लासेस ऑफ डिबेंचर्स इन वन काइंड। और लॉ मेकर ने यहाँ पर किस शब्द के ऊपर जोर दिया हुआ है? काइंड के ऊपर जोर दिया है। एक काइंड के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज या मल्टीपल टाइप्स या मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन काइंड वर्ड को आप चेंज नहीं करना। आप ये बोल सकते हो कि एक काइंड के अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं, या एक काइंड के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हैं, या एक काइंड के अंदर मल्टीपल जो भी टाइप्स हैं, क्लासेस हैं, कैटेगरीज हैं, जो मर्जी लिखो, लेकिन काइंड वर्ड को चेंज नहीं करना एग्जाम में। बात समझ में आ रही है? इसलिए बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ यहाँ पर। सो वेल और अब इसके आगे बढ़ते हैं। वेल तो बस इतना याद रखिएगा, मैक्सिमम कितना है? 200 ऑफरीज। तो मेरा आप सवाल है यहाँ पर 200 ना होकर क्या कंपनी ऐसा कर सकती है कि हम तो एक ही ऑफरी को सारे शेयर दे रहे हैं, सिंगल ऑफरी अलाउड है। तो मे बी कंपनी प्रैक्टिकली जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है तो एक ही आदमी को बुलाया और बल्क में अलॉटमेंट दे दी, जैसे कल्याण ज्वेलर्स ने क्या किया। कल्याण ज्वेलर्स नाम सुना है? सो कल्याण ज्वेलर्स ने रतन टाटा को बुलाया और उनको 1% बुलाकर उनको बल्क में अलॉटमेंट दे दी, ये लो हमारी कंपनी के 25% शेयर। एंड रतन टाटा वाज हैप्पी कि लाओ अपनी कंपनी के 25% शेयर्स दे दो और आप हमारी कंपनी के साथ राइवल कंपनी हो, तनिष्क की राइवल हो, और वो टाटा ग्रुप कंपनी है, और तनिष्क पैसा कमाएगी तो भी रतन टाटा की जेब में, और कल्याण पैसा कमाएगी तो भी रतन टाटा की जेब में। बस ये देख लिया कि कल्याण ज्वेलर वाले जो हैं, रतन टाटा ने पैसा लगाने से पहले देख लिया कि कल्याण ज्वेलर वाले जब ज्वेलरी बेचते हैं तो उसमें सोने में कोई मिलावट तो नहीं करते, कि 22 कैरेट बोलकर कहीं उसमें 18 कैरेट तो नहीं चिपका देते, जो ज्वेलर्स कई बार करते हैं, लोकल ज्वेलर्स करते हैं। तो वो देख लिया कि कंपनी इज़ अ वेरी जेन्युइन कंपनी। तो रतन टाटा को लगा कि मेरी रेपुटेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए कि मैंने गलत कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। वो देख लिया और चेक कर लिया और फिर पैसा लगा दिया। तो वेल, कैन इट बी वन सिंगल अलॉटी? 100 बातों की एक बात। आंसर इज येस, 1 और 2 और 3, बट मैक्सिमम 200, दैट इज देयर। आगे बढ़ते हैं, राइट इशू। और राइट इशू, अब आप मुझे बताओगे राइट इशू को मैं एक लाइन में कैसे डिफाइन करूं। वैसे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना शेयर कैपिटल, तो उसमें है एक लाइन में कैसे डिफाइन करना चाहिए राइट इशू। नहीं नहीं नहीं, मैं इसको जो लीगल डेफिनेशन है मैं उसी में जाता हूँ सीधा सीधा। जो लॉ में करना है, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में लिखा है, उसमें ये लिखा है कि वेन एवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वांट टू इशू न्यू शेयर्स, it is compulsory, it is mandatory to first of all offer the new shares to all existing equity shareholders
ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। क्या लिखा हुआ है? whenever the board of directors of a company, public company, private company, सबके लिए, whenever the board of directors of a company want to issue new shares, it is mandatory, it is compulsory to first of all offer the new shares to all existing equity shareholders, किसी को छोड़ना नहीं है फिर, all existing equity shareholders on proportionate basis in the same proportion in which the existing equity shareholders are holding एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, उसी प्रोपोर्शन में देना है। वैसे अभी पिछले दिनों में रिलायंस का आया, रिलायंस का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट इशू आया था, मैं भी रिलायंस में शेयर होल्डर था तब, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने राइट इशू लॉन्च किया था 1:4 बोल के। तो 1:4 का मतलब होता है 1 न्यू शेयर फॉर द एग्जिस्टिंग 4 शेयर्स। अगर आपके पास पहले से रिलायंस के 4 शेयर हैं तो आपको एक नया शेयर कंपनी और ऑफर कर रही है। अब मेरे पास रिलायंस के पहले से 100 शेयर पड़े थे, तो मुझे कितने नए ऑफर आए होंगे? 25 नए शेयर आए। बात समझ में आ रही है? 25 न्यू आए। मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे पास रिलायंस के 100 और ये मैं बात बता रहा हूँ 2020 में ये हुआ था। 2020 इट हैपन दैट जब कोविड शुरू हुआ था अभी, और शायद मैं कहूँगा जुलाई अगस्त 2020 की बात बता रहा हूँ आपको, उन दिनों की बात है। तो रिलायंस के अब 100 शेयर पड़े थे, तो रिलायंस ने मुझे 25 शेयर और ऑफर दिए, तो मैंने वो भी ले लिया। और वो अच्छा, राइट इशू में कंपनी क्या करती है? करंट मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे देती है। अगर कंपनी करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे देगी, कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि भाई उससे कम प्राइस पे तो मार्केट में मिल रहा है, तो मार्केट से ले लेंगे। तो करंट मार्केट प्राइस अगर मार्केट में चल रहा है 2000 और कंपनी कह रही है हम 1700 रुपये का दे रहे हैं, 1700, तो क्या भागे भागे जाएंगे शेयर होल्डर्स कि 2000 वाला शेयर 1700 का मिल रहा है या 1600 का मिल रहा है? तो दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन माय केस आल्सो, कि भाई लो प्राइस पे मिल रहा था तो ले लो। दैट इज़ व्हाई आई टुक। बाद में तो खैर मैंने वो सारे बेच दिए, अभी प्राइस काफ़ी बढ़ा हुआ था रिलायंस का, तो मैं अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से खरीदता बेचता रहता हूँ, एंड आई कीप ऑन मल्टीप्लाइंग माई ओन मनी इन दैट इन द स्टॉक मार्केट। सो वेल आई विल से, तो कुल मिलाकर राइट इशू, दैट इज राइट इशू क्या है अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो? एक बार रिपीट कर लेते हैं। whenever the board of directors of any company, public company, private company, any company, whenever they want to issue new shares, it is compulsory, it is mandatory to offer new shares to all existing equity shareholders in the same proportion in which they are holding existing paid up equity share capital of the company. तो ये एक एग्जाम्पल आपके सामने था। और राइट इशू फ्री में मिलेगा या पैसे लेगी कंपनी? पैसे तो लेगी। अच्छा, कंपनी ने जैसे मुझे 25 शेयर ऑफर किए, एक चीज़ और बता दूं, और मैं लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे नहीं लेने। कंपनी कह रही है 2000 वाला शेयर 1700 का ले लो, और मैं कह रहा हूँ मैं नहीं ले रहा, और मेरे पास 100 पड़े थे और 25 शेयर का और ऑफर आया। अब आप मान लो कि लेने में इंटरेस्टेड हो, आप कंपनी के शेयर होल्डर पहले से हो नहीं रिलायंस में, लेकिन आप वो राइट इशू लेने में इंटरेस्टेड हो। अब मेरे पास जो 25 शेयर्स का उन्होंने ऑफर दिया है, वो ऑफर मैं आपको पास ऑन कर सकता हूँ, और मैं आपको कह सकता हूँ आप ले लो, तो वो अलाउड है। लेकिन मैं फ्री में क्यों दूंगा आपको? मैं आपको कहता हूँ 100 रुपये पर शेयर आपको मेरे को देने पड़ेंगे, तो आप 25 शेयर आप में से, और वो जो राइट है वो राइट मेरा खरीद लो आप, यू परचेज माई राइट, और आप मान जाते हो तो आपने 100 रुपये पर शेयर मान लो अगर आपने मुझको दिए आपने, तो 2005 मेरे पास कितना आ गया? 2500। अब 2500 रुपये तो आपने मेरे को दिया, फिर उसके बाद आप रिलायंस के पास जाओगे 25 शेयर मांगने के लिए, मैंने अपना राइट आपको बेचा, अब वो राइट आपके पास आ गया, नाउ यू गो टू द कंपनी। अब कंपनी के पास जब आप जाते हो तो कंपनी को कितना पे करोगे? कंपनी ने ऑफर प्राइस रखा है 1700 रुपये पर शेयर, तो आप 1700 पर शेयर कंपनी को दे रहे हो, 100 रुपये पर शेयर आपने ऑलरेडी मुझे दे दिया, आपको टोटल कितने का पड़ा? 1800 पर शेयर। समझ में आ रहा है? 1800 पर शेयर। उसके बाद आप मार्केट में फटाफट गए बेचने के लिए, और मार्केट में कितने का बेचा? 2000 पर शेयर का आपने मार्केट में बेचा, तो 200 रुपये पर शेयर आपका प्रॉफिट, 25 शेयर के ऊपर आपने 5000 रुपये कमा लिए टोटल आपने। बात समझ में आ रही है? तो मुझे भी फ़ायदा हो गया, आपको भी हो गया। मुझे क्या फ़ायदा हो गया? मैंने 2500 रुपये फ्री में कमा लिए बैठे बैठे बिना कुछ इन्वेस्ट किए, और आपने इन्वेस्ट करके आपने 5000 कमा लिए। गेटिंग द पॉइंट ओवर देयर? तो ये चीज़ अलाउड होती है व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट इशू। देन बोनस इशू की बात कर रहे हैं। जब बोनस इशू के बारे में बोलूँगा, बोनस इशू भी वैसे ही प्रोपोर्शनेट आता है, एंड इट इज़ गिवन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ऑल द शेयर होल्डर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। और बोनस इशू में भी आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा 1:4, मतलब 1 न्यू शेयर फॉर एग्जिस्टिंग 4 शेयर्स, या फिर 1:2 अगर आ गया तो 1 न्यू शेयर फॉर एग्जिस्टिंग 2 शेयर। अगर आपके पास पहले से 200 हैं तो आपको 100 नहीं मिल रहे हैं, पहले से 100 हैं तो 50 नहीं मिल रहे हैं, पहले से 50 हैं तो
25 नहीं मिल रहे हैं, 1 न्यू शेयर फॉर एग्जिस्टिंग 2। और कभी कभी ऐसा होता है बोनस इशू आ जाता है 1:1, ऐसे वाले भी आते हैं। मतलब अगर आपके पास पहले से एक है तो बैठे बैठाए फ्री में आपको कंपनी एक और शेयर दे रही है, लेकिन एक्चुअली वो फ्री होता नहीं है, वो सिर्फ नाम की बातें होती है, फ्री में दे रही है कंपनी, पैसे उसके डायरेक्टली नहीं लेती कंपनी, इनडायरेक्टली आप ही की जेब से जाते हैं, वो आपको दिखते भी नहीं है जाते हुए, नज़र भी नहीं आते, और कभी फील भी नहीं होता कि हमारी जेब से गए। लेकिन होता क्या है वो आपको एक सेकंड के लिए यहाँ पर बता ही देता हूँ। अब बोनस इशू आया कंपनी का 1:1, और आप बड़े खुश हो रहे हो, ओहो मेरे पास कंपनी के पहले से 200 शेयर हैं और 200 शेयर हैं, और अब मेरे पास 200 प्लस 200 टोटल कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे, आप बड़े खुश हो रहे हो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ यू आर हैप्पी, लिख दूँ दिस इज यू एंड दिस इज योर हैप्पीनेस। तो 1:1 दिया है कंपनी ने, और 1:1 की खुशी तो अलग ही होती है ना, कि मेरे पास पहले से कंपनी में 200 शेयर थे और मुझे बैठे बैठाए फ्री में 200 शेयर और मिल गए, और कंपनी कह रही है आपको कुछ देना भी नहीं है, हम आपसे कुछ पैसे मांग भी नहीं रहे हैं। लेकिन अब सुनो ध्यान से, होता क्या है, करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है ना शेयर का मार्केट में, मान लो करंट मार्केट प्राइस शेयर का चल रहा था 1,800 रुपये पर शेयर। ये आपको बोनस इशू की न्यूज़ आते ही, जैसी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होगी ना, ये 200 के 400 हो गए शेयर। और कंपनी में भी क्या है ना, कंपनी में 5 करोड़ इक्विटी शेयर थे मान लो टोटल, तो 5 करोड़ के हो गए 10 करोड़। होगा क्या, स्टॉक मार्केट में ये करंट मार्केट प्राइस गिरकर 900 रुपये पर शेयर पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, 1800 वाला शेयर मार्केट में कितना हो जाएगा, 900 का। सेम बात हो गई, यही होता है, ये हर बार की बात है, और एवरी टाइम इट हैपन्स, एवरी टाइम इट हैपन्स। तो आपको लग क्या रहा है, मेरे पास 200 के हो गए 400, लेकिन पहले 200 शेयर थे तो पर शेयर कितने का था, पहले 1,800 रुपये पर शेयर था, अभी 400 हो गए तो कितने का हो गया, 900 रुपये पर शेयर हो गया। और वही आपके पास तो 1,800 मल्टीप्लाइड बाय 200 कर लोगे तो भी सेम है, और 900 मल्टीप्लाइड बाय 400 कर लोगे तो भी सेम है। आपके हाथ में वैल्यू नहीं बढ़ रही है, सिर्फ आपको सिर्फ खुशी क्या मिल रही है, मेरे पास डीमैट अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन जब प्रैक्टिकली आपके साथ होगा फिर लगेगा धत तेरे की, ये तो बेकार है, यूजलेस, बेवकूफ़ बना रही है कंपनी। अच्छा ऐसा क्यों होता है कि मार्केट प्राइस आधा क्यों रह जाता है, और ये प्रैक्टिकली होता है, क्यों रह जाता है आधा? आप ये बताओ मेरे को, क्या कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी की टोटल एसेट्स, लैंड बिल्डिंग वगैरह कुछ बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है ना। अगर कंपनी की टोटल एसेट्स, मैं कहता हूँ मान लो 4,000 करोड़ की हैं, इसी कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, 4,000 करोड़ की टोटल एसेट्स हैं, तो हम पहले कह रहे थे 4,000 करोड़ की टोटल एसेट्स हैं तो डिवाइडेड बाय 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स। अब हम कह रहे हैं 4,000 करोड़ की एसेट्स हैं डिवाइडेड बाय 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स, तो जो बैलेंस शीट के हिसाब से भी शेयर की वैल्यू है वो आधी हो गई, तो स्टॉक मार्केट में प्राइस आधा हो जाता है। और ये जितने भी स्टॉक मार्केट में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स बैठे हैं, या मैं कहूँगा सैबी बैठे हैं, सैबी को भी पता है, सैबी को भी पता है कि कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा कंपनी की बैलेंस शीट में, तो टोटल एसेट्स सेम ही है ना, बैलेंस शीट में थोड़ा ना कुछ एसेट्स थोड़े ना बढ़ रही हैं, तो कंपनी तो वही की वही कंपनी है, सिर्फ आपने नंबर ऑफ शेयर डबल करके दिखा दिया। अब लेकिन बोनस इशू करने का सर फिर फ़ायदा क्या होगा, करती तो हैं कंपनी, फ़ायदा क्या होगा? अब जब वो 900 रुपये का आ जाता है ना शेयर, तो मालूम है क्या होता है, फिर जो इन्वेस्टर 1800 वाला शेयर खरीदने की हिम्मत नहीं कर पा रहे होते ना, 1800 का शेयर है, बड़ा महंगा है, हम कैसे लेंगे, अब उनको लगता है 900 का आ गया, हम भी 2, 4, 5, 10 शेयर्स ले लेते हैं। तो जो 1,800 रुपये का शेयर, जो स्टॉक मार्केट में लाखों इन्वेस्टर्स हैं, अब लाखों भी क्या मैं कहूँगा करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन 1,800 रुपये पर शेयर खरीदने की ताकत सबके पास नहीं होती। लेकिन 900 रुपये पर शेयर आते ही लोग कहते हैं चलो 2, 4, 5, 10, 20 शेयर हम भी खरीद लेते हैं। तो वो उस चक्कर में क्या होता है, वो 900 वाला शेयर फिर 910, 920, 925, 930 जा रहा है। 1,800 वाले शेयर का ऊपर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये 900 वाले शेयर का चढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। दैट्स वाई द बोनस इशू। समझ में आ रही है बात? गेटिंग दैट? देन वी से, लेकिन बोनस इशू में एक चीज़ को आप कंफ्यूज नहीं करोगे। एक अभी पिछले दिनों में क्या हुआ है, टाटा स्टील ने एक काम किया, वो आगे पढ़ोगे आप चैप्टर में, आपको टाटा स्टील का एग्जाम्पल मैं आज दे रहा हूँ, लेकिन आपको मैं करवाऊंगा कहाँ, सेक्शन 61 पढ़ोगे आप, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, वो आपका एसयूबी में है ना, ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, तो उसमें पढ़ोगे, शेयर कैपिटल के चैप्टर में भी, इस बुक में भी आगे आएगा। टाटा स्टील ने क्या किया, अपने शेयर्स को किया स्प्लिट। क्या किया है टाटा स्टील ने? टाटा स्टील ने न्यू शेयर्स नहीं इशू किए, कोई बोनस इशू नहीं किया, सिर्फ क्या किया है, स्प्लिट अप ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स।
और टाटा स्टील ने अभी क्या किया पिछले दिनों में, टाटा स्टील ने बोला कि हमारा एक शेयर जो है, एक शेयर को हम ब्रेक करके उसके 10 शेयर बना रहे हैं। एक शेयर को ब्रेक करके 10 शेयर बना रहे हैं। अगर आपके पास पहले से कंपनी का एक शेयर पड़ा है तो अब आपके डीमैट अकाउंट में एक के बजाय 10 दिखेंगे। अगर आपके पास कंपनी के पहले से 200 शेयर पड़े हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में अब 200 के बजाय 2000 शेयर दिखेंगे। एक शेयर को तोड़ के एक के 10 बना रहे हैं, स्प्लिट किया। अब शेयर का रेट मार्केट में चल रहा था कुछ उस वक्त 1080 रुपये पर शेयर। करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा था? 1080 रुपये पर शेयर। और जैसे ही स्प्लिट हुआ तो करंट मार्केट प्राइस जो है वो 108 आ गया। क्लियर है? लेकिन 1080 वाला शेयर खरीदने की ना हिम्मत सबको नहीं पड़ रही थी। टाटा स्टील का शेयर है, 1000 का शेयर है, कौन खरीदेगा? 108 वाला देखते अच्छा 108 का है, हम भी खरीद लेते हैं। तो वो खोमचे वाला, वो गोलगप्पे वाला, वो टिक्की वाला, वो सब खरीदने के लिए आ जाते हैं। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सबको लगता है अब तो हमारी रेंज में आ गया। एंड आई टेल यू वन थिंग, मजाक की बात नहीं है, गुजरात में और अहमदाबाद, सूरत या महाराष्ट्र में ये जो रेडी वाले भी हैं वो कहते हैं रेडी तो शाम को लगानी है 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, जब आएगी मार्केट में भीड़ हो गई। दिन में क्या करना बैठकर? सुबह स्टॉक मार्केट खुल जाती है सुबह 9:15 बजे 9:15, और शाम को बंद हो जाती है 3:30। तो स्टॉक मार्केट का तो टाइम ही क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का यही टाइम है। और इस वक्त कौन टिक्की खाने आ रहा है? कौन गोलगप्पे खाने आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। जो आएगा कब आएगा? शाम को। तो गोलगप्पे वाले पूरा दिन क्या कर रहे होते हैं? स्टॉक मार्केट। और बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं वो लोग, और उनको कमाते हुए आज 25-25, 30-30 साल हो गए मार्केट में पैसा कमाते हुए, लेकिन शाम को गोलगप्पे ज़रूर बेचते हैं। वो कहते हैं भाई वो तो हमारी प्योर मेहनत की कमाई है, और उसी पैसे से कमा कमा कर तो स्टॉक मार्केट में डालना है, यहीं तो लगा लगा कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और स्टॉक मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं, फिर उड़ गया सब कुछ। गोलगप्पों का तो भरोसा है कि लोग खाते रहेंगे, आते रहेंगे, खाते रहेंगे, मतलब वो तो चलता ही रहेगा, वो तो हमेशा एवरग्रीन बिजनेस है। तो टाटा स्टील ने ना, मैं वही बोल रहा हूँ, टाटा स्टील ने बोनस इशू नहीं किया। टाटा स्टील ने क्या किया? स्प्लिट किया, एक शेयर तोड़ के 10 कर दिया। लेकिन उसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, वो अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, वो सेक्शन 61 जब शेयर कैपिटल का चैप्टर करोगे। तो राइट इशू में और बोनस इशू में मेन मुद्दे का फ़र्क क्या है? दे तो दोनों में वैसे ही रहे हैं 1:2, 1:4, लेकिन मेन मुद्दे की बात क्या है, फ़र्क क्या है? राइट इशू फ्री में नहीं देते, उसके लिए कंपनी पैसा लेती है, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आता है। और बोनस इशू देखने के लिए ऑन द फेस ऑफ इट कंपनी फ्री में देती है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, क्या कंपनी फ्री में देती है? तो हम कहते हैं नहीं। आंसर एग्जाम में क्या लिखते हैं? नो, कंपनी फ्री में नहीं दे रही। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है ना, कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व्स पड़े होते हैं ना बैलेंस शीट में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कंपनी उसको कम करके शेयर कैपिटल बढ़ाती है। तो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कम करके डेबिट करके शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करती है कंपनी, तो कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कम हो गया, जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में मिलना था वो नहीं आया। तो मतलब कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी ने डिविडेंड के बदले शेयर्स पकड़ा दिए। कैश प्रॉफिट कंपनी ने अपने पास रख लिया जो कमाया है, और भाई वही कैश प्रॉफिट आप शेयर होल्डर्स में बांट देते तो शेयर होल्डर्स खुश हो जाते हैं। तो कंपनी कह रही है नहीं नहीं, कैश प्रॉफिट हम सारा अपने पास रखेंगे और उस प्रॉफिट के बदले में आपको शेयर्स दे दिया। तो एक्चुअली क्या कंपनी ने पैसा ले लिया? डायरेक्टली नहीं लिया आपसे, लेकिन जो पैसा कंपनी को डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स में बांटना था वो नहीं बांटा, और वो पैसा काट के आपको उसके बदले में डिविडेंड, आपको बोनस शेयर चिपका दिए। तो पेमेंट तो एक तरीके से आपसे, मतलब आपसे ऐसे करके नहीं मांगी, लेकिन जो आपको देना था वो ऐसे घुमाकर वापस ले लिया। कंपनी ने अपनी एक पॉकेट से निकाला, अपनी दूसरी पॉकेट में डाल दिया और बोला खुश रहो। आपको क्या दे दिया हमने? बोनस शेयर्स दे दिए आपको। पैसा आपका, हमारी जेब में है। बात समझ में आ रही? गेटिंग दैट? और उससे कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है। तो क्या कंपनी क्या बोनस शेयर्स फ्री में दे रही है? आंसर इज नो। वो प्रॉफिट जो कंपनी को आपको देना चाहिए था वो देने के बजाय कंपनी ने उसी प्रॉफिट के बदले में आपको शेयर्स चिपका दिए, पकड़ा दिए। दैट इज वेयर यू आर मेकिंग द पेमेंट टू द कंपनी, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। गेटिंग दैट? बात समझ में आई? खैर ये सारी बातें और डिटेल में करेंगे चैप्टर 7 नेक्स्ट चैप्टर में। और बस ये याद रखना, ये किसको दिया जा रहा है? राइट इशू हो या बोनस इशू हो, दिया किसको जा रहा है? टू ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो कंपनी में पुराने शेयर होल्डर्स चले आ रहे हैं। बाहर वालों को नहीं दिया जा रहा, सबको दिया। और ऑल का मतलब ऑल, ये नहीं कि ऐसा नहीं कि कुछ को दिया कुछ को नहीं दिया, 80% को दिया 20% को नहीं दिया, ऐसे नहीं होता। ऑल का मतलब 100% सबको दिया है, फिर उसमें छोड़ा किसी को भी नहीं है। फिर
देन गोइंग ऑन फॉर द नेक्स्ट वन, स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी की दे रही है, और ये किसको दिए जाते हैं? हमारे वो एम्प्लॉयज़, नीचे लिखा ही है एम्प्लॉयज़, लेकिन कौन से एम्प्लॉयज़? जिन्होंने कंपनी को कुछ टेक्निकल नो हाउ दी है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। जैसे अब मैं एग्जांपल लूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस, सॉफ्टवेयर कंपनी है इन्फोसिस, सॉफ्टवेयर कंपनी है विप्रो। अब यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हैं वो नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और वो नया सॉफ्टवेयर फिर पूरी दुनिया में बिकता है। अब वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको सैलरी तो मिल ही रही है, जिसने बीटेक एमटेक किया हुआ है, लेकिन कंपनी कहती है इस न्यू सॉफ्टवेयर की डिमांड इतनी बढ़िया है ऑल ओवर वर्ल्ड, और इससे कंपनी मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है पूरी दुनिया में बेच बेच कर। तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसका कॉपीराइट रजिस्टर करवाया जा रहा है, कॉपीराइट या उसका जो प्रोसेस पार्ट है उसका पेटेंट रजिस्टर करवाया जा रहा है, और वो रजिस्ट्रेशन किसके नाम से हो रहा है? उस एम्प्लॉय के नाम से या कंपनी के नाम से? कंपनी के नाम से। और कंपनी के नाम से अगर कॉपीराइट रजिस्टर हो रहा है अगले 50 साल के लिए या जो भी है, तो कंपनी कहती है अगले 50 साल हम इस सॉफ्टवेयर को बेच बेच कर बहुत कमाएंगे। लेकिन जिस सॉफ्टवेयर टीम में 50-60 एम्प्लॉयज़ ने मिलकर वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, उनको सैलरी के अलावा कुछ और भी मिलना चाहिए। तो क्या मिलना चाहिए? स्वेट इक्विटी शेयर्स दे देते हैं। और मान लो अब टीसीएस की बात करते हैं, शेयर का रेट मार्केट में चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस एक बार देख ही लें। वेल, आज की तारीख में क्या चल रहा है टीसीएस का? 3000 रुपये के ऊपर ही चल रहा था, मोर देन 3000। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया की नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी, तो 3360 रुपये का चल रहा है टीसीएस का शेयर मार्केट में। अब कंपनी क्या करती है? उस सॉफ्टवेयर टीम को बुलाकर कहती है देखो भाई, वेल करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 3360 रुपये पर शेयर, जबकि शेयर की जो फेस वैल्यू है वो क्या है? 10 रुपये। और कंपनी एम्प्लॉयज़ को किस प्राइस पे दे रही है? जो जिसको बोलेंगे स्वेट इक्विटी प्राइस। स्वेट इक्विटी प्राइस रखा है 1 रुपये पर शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर प्राइस कंपनी कितने का दे रही है? ₹1 रुपये का ले लो। और जिस एम्प्लॉय को बोला कि हम तुम्हें 5000 शेयर दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, मान लो कोई मिस्टर जेड है, उसको 5000 शेयर पकड़ा दिए, विल ही बी हैप्पी? और कितने में पकड़ा दिए? 1 रुपये में दे दिया उसको, 5000 शेयर दिए, और वो भी कितने का दिया? ₹1 पर शेयर के हिसाब से। और वो कह रहा है बहुत बढ़िया, अभी मार्केट में जाऊंगा भाग के और कितने का बेचूंगा? 3360 का बेचूंगा। तो ये होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स में। और फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो किसको देगी? डॉक्टर रेड्डीज, वो अपने साइंटिस्ट को जो लेबोरेटरी में न्यू मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं, जो न्यू मेडिसिन बना रहे हैं, अस्थमा, कोविड और कैंसर और वटेवर न्यू मेडिसिन इन्वेंट कर रहे हैं, तो उसका पेटेंट किसको मिलता है? फार्मास्यूटिकल कंपनी को पेटेंट मिलेगा, और वो अपने साइंटिस्ट से खुश होकर उनको क्या देगी? स्वेट इक्विटी शेयर्स। बात समझ में आ रही है? तो बीटेक या साइंटिस्ट, ये वो लोग हैं जो जिनको सबसे ज़्यादा स्वेट इक्विटी शेयर्स इंडिया में मिलते हैं। दैट इज देयर। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनो, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, उसने कंपनी को बहुत बढ़िया चलाया, बहुत बढ़िया चलाया, और फिर क्या हुआ? वेल, इकोनॉमिक टाइम्स नाम सुना हुआ है, न्यूज़पेपर, बिजनेस स्टैंडर्ड नाम सुना हुआ है, न्यूज़पेपर, और ICSI, ये तीनों हर साल किसी ना किसी बड़े से 5 स्टार होटल में गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड्स की सेरेमनी करते हैं। और 3 सेरेमनीज अलग अलग हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की अलग है, बिजनेस स्टैंडर्ड की अलग है, ICSI की अलग है। अब जिस कंपनी को यहाँ पर द बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है कि इस इतनी बढ़िया गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और किसी कंपनी में इंडिया में नहीं हो रही है, द बेस्ट कंपनी इन इंडिया, उस कंपनी का शेयर का रेट मार्केट में चढ़ जाता है। जिस कंपनी को फर्स्ट प्राइज मिल रहा है, द बेस्ट गवर्न कंपनी इन इंडिया, और इस कंपनी में कोई डिफॉल्ट नहीं हुए, कॉन्ट्रावेंशंस नहीं हुई, इस कंपनी के ऊपर कोई केस नहीं चल रहा, इतनी बढ़िया कंपनी चल रही है। अब उस कंपनी का जब शेयर का रेट मार्केट में बढ़ रहा है तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं किसको मिलता है? कंपनी सेक्रेटरी को मिलता है। और कंपनी सेक्रेटरी से खुश होकर उसको क्या देती है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्योंकि आपकी वजह से कंपनी को वैल्यू एडिशन मिला है, आपकी वजह से कंपनी को वैल्यू एडिशन मिला है। बस आप कंपनी को, ये 2 वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कंपनी को क्या देना है? वैल्यू एडिशन देना है, चाहे वो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क की फॉर्म में है, चाहे वो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड की फॉर्म में। जो एम्प्लॉय अपनी कंपनी को वैल्यू एडिशन देता है टेक्निकल नो हाउ की फॉर्म में और वटेवर, तो उसको फिर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स देती है। और कंपनी सेक्रेटरी को भी मिलेगा, अच्छा लगेगा? आंसर इज यस, दैट इज देयर। और अगर वो अवार्ड लेने के लिए कंपनी के चेयरमैन को बुलाया जाता है, एंड चेयरमैन गोज ऑन स्टेज और ट्रॉफी ले रहा है वो, तो चेयरमैन फील्स वेरी हैप्पी कि बचपन में तो स्कूल में ऐसा काम कभी कोई किया नहीं था, हमेशा बिगड़े, क्या बोलते हैं, अमीर बाप के बिगड़े बच्चे या बिगड़ी औलाद थे, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी की मेहनत की वजह से
आज हमारी कंपनी को या मुझको बीइंग द चेयरमैन ऑफ द कंपनी बुलाया जा रहा है और फेलिसिटेशन किया जा रहा है, तो दे फील हैप्पी, एंड इफ दे फील हैप्पी तो दे विल मेक कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो हैप्पी बाय गिविंग द स्वेट इक्विटी शेयर्स. गेटिंग द पॉइंट ओवर देयर. तो दिस इज ऑल अबाउट स्वेट इक्विटी शेयर्स. देन गोइंग ऑन फर्दर आई विल से द नेक्स्ट वन दैट वी आर हैविंग. अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पर और बता दूँ, साथ में मालूम है 5000 शेयर पकड़ाते हैं, कहते हैं 1 साल तक बेचना मत, 1 ईयर लॉक इन. अब बैठकर सिर्फ तमाशा देखो, ये 3360 रुपये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है. 1 साल तक देखते रहो, बेचना मत. लॉक इन पीरियड, लॉक इन का मतलब बेचना अलाउड नहीं है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन. और 1 साल में अगर शेयर का रेट और बढ़ गया और पहुंच गया 5500 6000 तो मज़े मज़े हैं. और अगर नीचे आ गया 1800 का रह गया, 2000 का रह गया, तो मतलब फिर आपने, मतलब उसमें दुख तो होगा, ऐसा नहीं कि दुख नहीं होगा. हमने तो 1 रुपये का लिया था. जब आप इस पोजीशन में होगे ना, तब होगा दुख. अभी तो लग रहा नहीं सर 1 रुपये का लिया 1800 तो हो गया ना, पैसा इतना तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है. आप खुद इस पोजीशन में होगे तो फिर क्या खुद रोज जा कर देख रहे होगे मार्केट में, रोज देखेंगे आज हमारा पैसा इतना बढ़ गया है, आज और कम हो गया, सो ये क्या हो गया, व्हाटएवर. और कई बार तो ऐसा होता है ना, कंपनी की गलती की वजह से शेयर का रेट कम नहीं हो रहा है, वो कोविड आ गया, इकॉनमी बंद हो गई, तो इसलिए शेयर का रेट इसलिए गिर गया. तो यू फील लाइक कि यार ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है. तो खैर जो भी है, स्वेट इक्विटी समझ में आ गया. अब अगले पॉइंट पे आते हैं. अगला पॉइंट क्या है हमारा, ईसो. अब सुनो ज़रा ध्यान से, ये नालायकों को भी मिलते हैं, मतलब ये नालायक एम्प्लॉयज़ को भी मिलते हैं, ये काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को भी मिलते हैं, और ये नालायक एम्प्लॉयज़ को भी मिलते हैं, जो निकम्मे होते हैं, किसी काम के नहीं होते, उनको भी मिलते हैं. दिस इज़ फॉर ऑल एम्प्लॉयज़. यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑल एम्प्लॉयज़. कहीं आप सोच रहे हो हमें तो स्वेट इक्विटी नहीं मिलेगा, आ सकता है ना दिमाग में, हमें स्वेट इक्विटी नहीं मिलेगा तो आपको ई सोप तो मिल ही जाएगा फिर भी, अगर आप कंपनी के एम्प्लॉई हो. तो ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं. अब इसमें होता क्या है, लेकिन ध्यान से सुनो. इसमें 3 स्टेजेस हैं. स्टेज 1 लेटर ऑफ ग्रांट, स्टेज 2 वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, स्टेज 3 एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन. बड़े ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आपको तीनों स्टेप्स लिखने होंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. कंपनी सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ को बोलती है कि हम आपको लेटर ऑफ ग्रांट भेज रहे हैं, लेटर ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन. और लेटर ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन में क्या होता है, जो छोटे लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनको नंबर ऑफ शेयर्स कम ऑफर किए जाएंगे, जो थोड़े से हाई लेवल के हैं उनको उससे ज़्यादा, जो और ज़्यादा हाई लेवल के हैं उनको उससे ज़्यादा. तो 4-5 ग्रेड्स बना लिए एम्प्लॉयज़ के, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 एम्प्लॉयज़ कंपनी में बना लिए. ऑब्वियसली जो ग्रेड 1 होगा उसको बोल रहे हैं आपको 2000 शेयर्स की ऑप्शन दी जा रही है, जो ग्रेड 1 है. ग्रेड 2 वाले को 1000 शेयर, ग्रेड 3 700 शेयर, ग्रेड 4 400 शेयर, ग्रेड 5 सिर्फ 100 शेयर. इस तरीके से होता है प्रैक्टिकली. एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप चाहो तो फिगर चेंज कर लो. तो जो ज़्यादा हाई लेवल पे है उसको ज़्यादा ऑप्शंस मिल रही हैं, जो कम लेवल पे है, लोअर लेवल पे है, उसको कम ऑप्शंस मिल रही हैं. तो वो सभी कंपनीज में होता है. उसके बाद एम्प्लॉय को कहते हैं आज आपको ये लेटर ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन दिया गया है, और उसमें कंपनी आपको क्या बोल रही है, ये जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था TCS का, 1 रुपये में नहीं दे रही कंपनी आपको ये शेयर. ई सोप में हमेशा ना प्रीमियम होता है फेस वैल्यू के ऊपर. फेस वैल्यू के ऊपर या तो फेस वैल्यू पे होगा या तो प्रीमियम पे होगा. फेस वैल्यू के नीचे, डिस्काउंट पे कभी भी नहीं होगा. मार्केट वैल्यू से नीचे दे रहे हैं. अब मान लो यही TCS का एग्जाम्पल लेते हैं, जो हम बात कर रहे हैं TCS. अब TCS है और TCS का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 3360 रुपये पर शेयर. वेल दैट इज करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस गोइंग ऑन. फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये. ईसोप प्राइस कंपनी ने रखा, लेट अस से, वेल कंपनी ने कहा 200 रुपये पर शेयर. ईसोप प्राइस क्या रखा, ₹200 पर शेयर. और कंपनी सेक्रेटरी को भी बोला जा रहा है आपको 1000 शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं, आप लोगे या नहीं लोगे, यस और नो. आंसर इज यस. क्यों, 3360 रुपये वाला शेयर कंपनी 200 रुपये का ऑफर कर रही है. लेकिन अब वो 200 रुपये का जब ऑफर कर रही है तो देखा जाए तो 200 रुपये का ब्रेकअप क्या बनाओगे आप, 10 प्लस 190. 10 प्लस 190 क्यों, 10 रुपये फेस वैल्यू है, 190 रुपये प्रीमियम ले रही है कंपनी आपसे, और आप कंपनी को 200 रुपये पर शेयर दोगे. लेकिन ये अभी की बात नहीं है. अभी तो कंपनी ने लेटर ऑफ ग्रांट में ना ये सारी बातें लिख कर दी हैं आपको कि 3360 वाला शेयर कंपनी आपको 200 रुपये में ऑफर कर रही है. आई होप गेटिंग दैट. और इसको क्या बोलोगे, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम या इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट,
इट इज इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इट इज इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इसको लीगल लैंग्वेज में कहेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू से ज्यादा है, ये इट इज एट अ डिस्काउंट टू द मार्केट वैल्यू, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लीगली क्या इंपॉर्टेंट है? फेस वैल्यू से ज्यादा है, तो लीगल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम हो रहा है। एग्जाम में गलती से डिस्काउंट लिख दिया, सब गड़बड़ हो जाएगी, सारा काटा लगेगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या लिखना है एग्जाम में? दिस इज स्टिल एट प्रीमियम टू द फेस वैल्यू। लेकिन फायदा तो एम्प्लॉइज को है, दिस इज फॉर श्योर। अब इस केस में एम्प्लॉइज को अभी ना, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आज मान लो 5 अगस्त 2022 को एम्प्लॉइज को इस तरीके से लेटर ऑफ ग्रांट दे दिया गया। अब एम्प्लॉइज को बोला जा रहा है ये शेयर आपको अभी नहीं मिल रहे। मान लो कि कंपनी सेक्रेटरी को 1000 शेयर्स के इक्विवेलेंट ऑप्शंस आज मिली हैं, तो उसको कह रहे हैं शेयर नहीं मिलेंगे अभी आपको, शेयर मिलेंगे 1 साल बाद। ऑप्शन आपको आज दी है, क्या दिया है? आपको शेयर नहीं दिया, आपको क्या दिया? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन प्लान है। और इसमें स्टॉक नहीं दिया जाता, इसमें शेयर नहीं दिया जाता, इसमें ऑप्शन दी जाती है। आज आपको जो कंपनी दे रही है वो ऑप्शन दे रही है कि आज से 1 साल बाद अगर आपको हमारी कंपनी के 1000 शेयर चाहिए हो तो आ जाना, ले लेना एट द रेट ऑफ 200 रुपये पर शेयर। प्राइस हम आपको आज बता रहे हैं 200 रुपये पर शेयर है, लेकिन अभी मत आना। कब आना? कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है कि 1 साल बाद अगर आपको शेयर अगर चाहिए तो आ जाना और 1000 शेयर कंपनी से मांग लेना एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर शेयर। और कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि अगर आप आओगे और शेयर मांगोगे तो कंपनी आपको शेयर देगी, कंपनी मना नहीं कर सकती, कंपनी के पास मना करने का हक नहीं है, कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन की कंपनी को तो देने पड़ेंगे। ऑप्शन किसके पास है? एम्प्लॉय के पास, कि वो 1 साल के बाद आना चाहे तो आए, शेयर मांगना चाहे तो मांगे, नहीं मांगना चाहे तो ना मांगे। अब क्या है, एम्प्लॉय को हम बोल रहे हैं कि अपना कंपनी में मिनिमम 1 साल टिक कर काम करना है। और ये 1 ईयर कंपनी ने फिक्स नहीं किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने फिक्स किया है कि जिस दिन एम्प्लॉय के हाथ में लेटर ऑफ ऑप्शन आया है उसके बाद वो एम्प्लॉय कंपनी को 1 साल तक छोड़कर जा नहीं सकता। अगर 1 साल से पहले ही चला गया तो उसकी ऑप्शन ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अगर 1 साल उसने एम्प्लॉय में, मतलब लेटर ऑफ ऑप्शन हाथ में आने के बाद अगर एम्प्लॉय ने कंपनी में जॉब छोड़ दी, रिजाइन करके निकल गया, कहीं और ज़्यादा अच्छी जॉब मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, फिर वो उस ऑप्शन के बदले में शेयर्स नहीं ले पाएगा। तो अब कंपनी में टिक कर काम करना मैंडेटरी है। कितने टाइम के लिए? मिनिमम 1 ईयर। 1 साल जब पूरा होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहता है कि फिर 1 साल के बाद वो ऑप्शन, मतलब हम मान रहे हैं कि एम्प्लॉय ने कंपनी में 1 साल टिक कर काम किया, उसने कंपनी को छोड़ा नहीं, रिजाइन नहीं किया और कंपनी ने भी उसको निकाला नहीं, तो 1 साल जब पूरा हो गया तो वो ऑप्शन उस एम्प्लॉय में वेस्ट हो गई। और हिंदी में बोलते हैं वेस्टिंग का मतलब समा गई। अब वो अब उसका एम्प्लॉय का राइट है, अब वो चाहे तो अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करे, उसको शेयर्स में कन्वर्ट करवाए, ना चाहे तो ना करे। 1 साल तक ऑप्शन उसमें वेस्ट नहीं हुई थी, 1 साल तक ऑप्शन वेस्ट नहीं हुई थी। तो पहला स्टेप क्या है, कंपनी पहले ऑप्शन ग्रांट करती है और लेटर ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन देती है। उसके बाद एम्प्लॉय को बोला जाता है कि आप हमारी कंपनी 1 साल तक छोड़कर मत जाना प्लीज, 1 साल तक टिक कर काम करना। और जब एम्प्लॉय अपना 1 साल पूरा कर लेता है, अब यहाँ पर अगर मैं डेट डालूं तो वेस्टिंग कब होगी? 5 अगस्त 2023 जाकर वेस्टिंग हो जाएगी, 5 अगस्त 2023 को वेस्टिंग होगी। जब वो 1 साल अपना पूरा टिक कर काम कर लेता है तो ऑप्शन उसके अंदर वेस्ट हो जाती है। वेस्ट हो जाने का मतलब उसके अंदर समा जाती है। अब उसका राइट है कि वो चाहे तो अपनी ऑप्शन को शेयर में कन्वर्ट करवाना चाहे तो करवा ले, नहीं करवाना चाहे तो ना करवाए, दैट्स इट। और उसके बाद अगर वो एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन करना चाहता है तो एम्प्लॉय को क्या पे करना है? एक्सरसाइज प्राइस। और एक्सरसाइज प्राइस हमने एग्जाम्पल में अपने क्या रखा है? ₹200 पर शेयर, 200 रुपये पर शेयर उसको पे करना है। और साथ में उसको कंपनी को रिक्वेस्ट करनी है टू द कंपनी टू कन्वर्ट द ऑप्शन इनटू इक्विटी शेयर्स। तो अब मान लो वो कंपनी सेक्रेटरी है और वो क्या कह रहा है, कंपनी को कन्वर्ट करो ऑप्शन इनटू हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स? 1000 इक्विटी शेयर्स, जो आपने मुझे शुरू से लेटर ऑफ ऑप्शन में बोला था, उसको कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ पर कितने पैसे देगा टोटल? वो 200 रुपये पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 1000 शेयर्स, तो मतलब कितने देगा?
2 लाख रुपए वो कंपनी को देगा, रिक्वेस्ट करेगा और कंपनी उसको बदले में 1000 शेयर्स पकड़ा देगी। और मान लो तब तक शेयर का रेट मार्केट में ये जो अभी 3360 दिख रहा है टीसीएस का, मान लो तब तक 5000 हो गया, बढ़ गया और 5000 पहुंच गया, तो आपने तो 200 ही देने हैं, तो 1000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 5000 मतलब 50 लाख, बेचो मार्केट में 50 लाख का। यहां लॉक इन नहीं है, ई सोप में लॉक इन नहीं है, स्वेट इक्विटी में लॉक इन है। स्वेट इक्विटी में लॉक इन है 1 ईयर, ई सोप में देयर इज नो कंपलसरी लॉक इन, देयर इज नो मैंडेटरी लॉक इन। ई सोप में ये लिखा हुआ है लॉ मेकर ने कि कंपनी अगर लॉक इन रखना चाहे ई सोप को शेयर में कन्वर्ट करने के बाद, तो कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी मे कीप लॉक इन, कंपनी मे नॉट। ई सोप्स में लॉक इन इज नॉट मैंडेटरी, लॉक इन इज ऑप्शनल, इशूअर कंपनी की मर्जी है। स्वेट इक्विटी शेयर्स में लॉक इन इज कंपलसरी, मैंडेटरी बाय लॉ मेकर। स्वेट इक्विटी शेयर अलॉट होने के बाद लॉक इन इज मैंडेटरी। सो वेल एंड आई विल से फाइनली, वो अगर मान लीजिए कि मार्केट प्राइस इज रीचिंग 5000 रुपीज पर शेयर, रुपीज 5000 पर शेयर चल रहा है, किस दिन, तारीख क्या है, 5 अगस्त 2023, तो बल्ले बल्ले हो गई फिर तो लाइफ मस्त है फिर। 2 लाख रुपए लगाकर एक दिन में झटके से 2 लाख का 50 लाख। आई होप गेटिंग दैट। अब आप मुझे एक चीज बताओ, स्वेट इक्विटी शेयर्स में और ई सोप्स में आपको 2-3 डिफरेंस कुछ समझ में आ रहे हैं अलग अलग? क्या समझ में आ रहे हैं अलग अलग? एक तो स्वेट इक्विटी शेयर्स में कंपलसरी लॉक इन है, शेयर अलॉट होने के बाद 1 ईयर, और ई सोप में ऑप्शनल लॉक इन है। चलो ये तो बात की बात है, इससे पहले और क्या डिफरेंस है? स्वेट इक्विटी शेयर्स बहुत थोड़े से एम्प्लॉइज को मिल रहा है जो कंपनी को वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, टेक्निकल नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क दे रहे हैं, सिर्फ उनको मिल रहा है। और ई सोप ऑल एम्प्लॉइज को, सबको मिल रहा है, हायर रैंक एम्प्लॉइज को ज़्यादा, लोअर रैंक एम्प्लॉइज को कम। तो चाहे मेहनत की या मेहनत नहीं की कंपनी के लिए, सबके लिए सबको मिल रहा है कुछ ना कुछ। एक चीज हो गई। और स्वेट इक्विटी शेयर्स तो फेस वैल्यू के नीचे डिस्काउंट पे भी मिल जाता है। वेल ई सोप फेस वैल्यू के नीचे डिस्काउंट पे कभी नहीं मिलता, इट इज ऑलवेज एट पार और प्रीमियम, एट पार ऑन फेस वैल्यू या हायर देन फेस वैल्यू। अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर्स में लॉ मेकर साइलेंट है वैसे। स्वेट इक्विटी शेयर में आप 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए का भी दे सकते हो, 11 का भी दे सकते हो, मार्केट में तो 3360 का है, और 1 रुपए का भी दे सकते हो। तो स्वेट इक्विटी शेयर में भी इशूड आइदर एट डिस्काउंट और एट पार और एट प्रीमियम, तीनों अलाउड है, लेकिन ऑब्वियसली वो मार्केट प्राइस से तो काफ़ी नीचे होगा। और यहाँ तक भी कहते हैं फ्री में दे दो, क्योंकि एम्प्लॉय ने कंपनी को पेटेंट दिया है, तो आप 1 रुपया भी मत लो, आप कॉपीराइट दिया है, सॉफ्टवेयर दिया है, आप 1 रुपया भी मत लो, आप ऐसे ही दे दो उठाकर। उसको बोलो कि आपने जितने का सॉफ्टवेयर दिया है, बदले में हम उस वैल्यू के आपको शेयर्स दे रहे हैं, आपको कैश देना ही नहीं है। स्वेट इक्विटी में ऐसा भी होता है, दैट इज देयर। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो किसी ने नहीं बताया, वेस्टिंग पीरियड। स्वेट इक्विटी में देयर इज 0 वेस्टिंग पीरियड। स्वेट इक्विटी में कंपनी आज अभी डायरेक्टली क्या दे रही है, शेयर्स। आज अभी शेयर्स ले लो, अभी के अभी, 1 साल बाद नहीं मिलेंगे शेयर्स। ई सोप में कंपनी आज अभी शेयर्स दे ही नहीं रही। आज कंपनी हाथ में एक कागज का टुकड़ा पकड़ा रही है जिसका नाम क्या है, लेटर ऑफ ऑप्शन। आज कंपनी ऑप्शन दे रही है, लेकिन वो ऑप्शन शेयर्स में कन्वर्ट कब होगी, 1 साल बाद होगी। जबकि स्वेट इक्विटी में डायरेक्टली कंपनी आज ही शेयर्स दे रही है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो स्वेट इक्विटी में डायरेक्टली शेयर्स मिलते हैं और ई सोप में डायरेक्टली शेयर्स नहीं मिलते हैं। पहले ऑप्शन मिलती है, 1 साल टिक कर काम करना पड़ता है, उसके 1 साल के बाद फिर आप अपनी ऑप्शन को शेयर्स में कन्वर्ट करवाना चाहो तो करवा सकते हो। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है एम्प्लॉय कहे 1 साल के बाद ऑप्शन वेस्ट तो हो गई है, लेकिन मुझे कन्वर्ट नहीं करानी? ऑप्शन है, उसकी मर्जी है, ऑब्लिगेशन नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब वेस्टिंग होने के बाद भी एम्प्लॉय कहता है मुझे नहीं चाहिए। आई होप गेटिंग द पॉइंट ओवर देयर। सो नहीं लेना चाहता तो ना ले, फर्क समझ में आ गया दोनों में। लेकिन सेक्शन 54 और सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज भी इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। कहाँ है? नेक्स्ट चैप्टर में, शेयर कैपिटल में। हमारी बुक के हिसाब से वो नेक्स्ट चैप्टर में है, शेयर कैपिटल में। आईसीएसआई ने क्या किया ना, आपके ये प्रॉस्पेक्टस और नेक्स्ट चैप्टर जो शेयर कैपिटल है, दोनों को जोड़कर सिंगल चैप्टर बनाया है। मैंने उस एक चैप्टर को तोड़ के 2 चैप्टर कर दिए। आईसीएसआई मॉड्यूल खोलोगे तो आपको लगेगा इसी चैप्टर में तो है सर सब कुछ, ये सारी बातें एक ही चैप्टर में है एज पर आईसीएसआई। मैंने उसके 2 चैप्टर्स अलग कर दिए हैं। आप देखोगे तो प्रॉस्पेक्टस का चैप्टर जहाँ खत्म होगा ये 30-40 पेज का, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शेयर कैपिटल है, तो उसमें सब कुछ करेंगे। बट सो फार एज आईसीएसआई इज कंसर्न, दिस इज 1 सिंगल चैप्टर।
अच्छा, ई सोप को हम बोलते हैं कि कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, टीसीएस, इन्फोसिस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं टू स्टॉप द ब्रेन ड्रेन। ये क्या मतलब हुआ? ये 4 शब्दों का क्या मतलब है कि ई सोप को इस्तेमाल किया जाता है टू स्टॉप द ब्रेन ड्रेन? एक अच्छे एम्प्लॉय को रोक के रखने के लिए लालच दिया जा रहा है कि 1 साल टिक जा भाई, 1 साल अच्छे से काम कर ले और फिर कंपनी छोड़कर मत जा, रिजाइन करके मत जा, कहीं और अच्छी जॉब ऑफर मिल रही है, सैलरी मिल रही है, वहां मत जा, क्योंकि हमारे यहाँ हम क्या दे रहे हैं, सैलरी भी दे रहे हैं प्लस ईसोप दे रहे हैं। और 5,000 वाला या 3,360 वाला शेयर कंपनी 200 रुपये का आज दे रही है, तो इज इट अ गुड ऑप्शन? हाँ जी, सवाल पूछा गया कि सर 1 ईयर के बाद वेस्टिंग हो गई, शेयर ले लिया, कन्वर्ट करा लिया, ऑप्शन को शेयर में कन्वर्ट करा लिया, उसके बाद रिजाइन करके कंपनी को लात मार के चला जाए, फिर तो जाने वाले का हाथ किसने पकड़ा है? जाने वाले को कौन रोक सकता है फिर? सो फिलहाल से और ये सबसे ज़्यादा ये कहाँ होता है? ई सोप सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज करती हैं इंडिया में। सॉफ्टवेयर कंपनीज क्यों करती हैं? क्योंकि हमारे जितने भी बीटेक एमटेक हैं सबको सिलिकॉन वैली जाना होता है। ये जितने भी बीटेक एमटेक अच्छे क्वालिफाइड हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, इन सब के दिमाग में एक ही सपना चल रहा है, अमेरिका जाना है, कैलिफोर्निया जाना है, कैलिफोर्निया जाना है, कैलिफोर्निया जाना है, सिलिकॉन वैली जाना है, सबके दिमाग में एक ही सपना है। और इंडिया में तो रहना नहीं है, बकवास कंट्री है यहाँ पर, मतलब पढ़ाई यहाँ पर करनी है, बेस्ट कॉलेजेस आईआईटी दिल्ली यहाँ पर हैं या आईआईटी मुंबई इन द टेक्नोलॉजी फील्ड, पढ़ाई यहाँ पर करनी है, लेकिन उसके बाद जॉब इंडिया में नहीं करनी है। दे आर वेरी क्लियर इन देयर माइंड। तो टीसीएस में जब जॉब ज्वाइन करते हैं या इन्फोसिस में जब जॉब ज्वाइन करते हैं, तो क्या इनको भी मालूम होता है कि भाई ये लड़के सारे, लड़के लड़कियां सारे बाहर ही भागने वाले हैं, और इनको क्या चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी है, गूगल में जॉब करनी है, एप्पल में जॉब करनी है, और वहाँ जो सैलरी मिलेगी $10,000 पर मंथ। अब $10,000 पर मंथ अगर वहाँ सैलरी मिल रही है, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो, अभी 78 का हो गया शायद, 80 से 78 हो गया, हाँ, $1.78, तो 80 रुपीज़ ही मान लो आप, 80 रुपीज़ पर डॉलर, मतलब 8 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी है ही है, $10,000 पर मंथ, 8 लाख रुपए पर मंथ मतलब 96 लाख रुपीज़। यहाँ पर बेंगलोर में, पुणे में न्यूली क्वालिफाइड बीटेक क्या सैलरी मिल रही है? इन जनरल बात करें 40,000, 45,000, 50,000 हद मार के। अगर 50,000 रुपये महीना सैलरी यहाँ पर मिल रही है न्यूली क्वालिफाइड बीटेक को, और वहाँ 8 लाख रुपए पर मंथ मिल रही है, तो फिर सपने तो वहीं के ही देखेंगे। और यहाँ पर मालूम है कि इंडिया में अगर 40-45 हज़ार पे ज्वाइनिंग की है, तो यहाँ से 40-45 हज़ार से 8 लाख 9 लाख तक पहुँचने में तो बहुत टाइम लगेगा, कितने साल लगेंगे पता नहीं। और वहाँ पर स्टार्टिंग ही $10,000 है। और अमेरिका में क्या होता है ना, वहाँ रहने खाने पीने का खर्चा सब कटा कर भी अगर $5,000 पर मंथ भी बच जाए, सेविंग हो जाए, तो $5,000 पर मंथ की सेविंग अगर पहले महीने से ही करना शुरू कर दो, तो 4 लाख रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से आप पहले महीने से सेव कर रहे हो। और वहाँ क्या, वहाँ लड़के जाते हैं, रूम शेयरिंग कर लेते हैं, वो एक फ्लैट ले लिया, और एक फ्लैट में 8 लड़के जो हैं वो ज़मीन पे गद्दे बिछाकर पड़े हैं नीचे, तो रूम शेयरिंग में होता ही है वहाँ पर, दैट इज़ व्हाट इट हैपन्स। रेंटल का क्या है, रेंटल जो है वो सबने मिलकर बियर कर लिया, तो और ऑफिस आना जाना है, चलो भाई वेल वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है, बसेस वगैरह इज़ गुड ओवर देयर, तो पीपल ट्रेवल बाय दैट। तो अब कहानी ये है कि उनको रोकना है। तो टीसीएस को लग रहा है हम सैलरी तो नहीं बढ़ा सकते अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के बराबर, टीसीएस इन्फोसिस को, कि वो सैलरी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन रोकने के लिए फिर क्या करो, वेल ई सोप दे दो सैलरी के साथ साथ, कि भाई अपना देश भी बुरा नहीं है, और अगर 50 लाख रुपए के ई सोप तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिए हैं, मतलब 50 लाख की इक्वल वैल्यूएशन के, तो बी हैप्पी, टिक जाओ यहाँ पर ही, इतना ही तो सेव कर लोगे ना अमेरिका जाकर 1 साल में, तो उसकी वैल्यू के बराबर हम आपको यहाँ पर ई सोप दे रहे हैं। मार्केट में बेच कर कमा लेना यार, कंपनी से नहीं मिल रहा तो स्टॉक मार्केट से बेचकर वहाँ से कमा लेना। आई होप गेटिंग दैट। और इन्फोसिस बिकेम नंबर 1 कंपनी इन इंडिया इन गिविंग द ई सोप्स। टीसीएस तो अब शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा देना, पर अर्लियर डेज विल आई से नंबर 1 कंपनी ऑफ इंडिया इज, जिसको बोलते हैं नंबर 1 इन इंडिया इज इन्फोसिस, जिसने सबसे ज़्यादा ई सोप अपने एम्प्लॉयज़ को बांटे हैं, और सारे एम्प्लॉयज़ आज बिलीनियर्स बने हुए, बिलीनियर्स नहीं, बिलीनियर एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के अंदर। और ऐसा नहीं फिर सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देते हैं, सबको, कंपनी सेक्रेटरी को भी दे रहे हैं, ट्रेनीज को भी दे देते हैं। ट्रेनीज को ट्रेनिंग में ई सोप मिल जाते हैं, दे आर शॉक्ड, ओए इतना तो स्टाइपेंड नहीं है, उससे तो कहीं ज़्यादा वैल्यू के ई सोप मिल गए। इट हैपन्स विद ट्रेनीज। एक चीज़ और अब यहाँ पर, वेल टू मूव ऑन फर्दर इनटू दिस,
ये सब कुछ पढ़ने के बाद प्राइवेट कंपनीज पे अब फोकस लेकर आ रहा हूँ। ये समझ में आ गया ना यहाँ तक की कहानी। अब फोकस आता है प्राइवेट कंपनीज के ऊपर। प्राइवेट कंपनीज इसमें से एक काम नहीं कर सकती हैं, सिर्फ क्या नहीं कर सकती, पब्लिक इशू। एरोज क्या बता रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज क्या क्या कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज क्या क्या कर सकती हैं, तो प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज राइट इशू भी कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज बोनस इशू भी कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज स्वेट इक्विटी भी इशू कर सकती हैं, और प्राइवेट कंपनीज ईसोप भी दे सकती हैं। सिर्फ एक काम नहीं कर सकती, क्या, पब्लिक इशू नहीं कर सकती किसी भी तरीके से। वो तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी, और वो सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 3। सिर्फ एक चीज़ है जो मना है प्राइवेट कंपनीज को, और यहाँ कहूँगा मैं आपका पेज नंबर 1 इज कंप्लीट एट दिस पोजीशन। अब पेज नंबर 1 एक बार फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लें या पढ़ लोगे आप अपने आप? अगर ब्रेक में जाना है तो आई विल गिव इट एज अ होमवर्क, घर जाकर पढ़ लेना। मतलब हो ही गया पेज नंबर 1। ऊपर क्या है, मतलब एक सेकंड के लिए देख लो सिर्फ। पब्लिक कंपनी क्या कर रही है, या तो प्रॉस्पेक्टस इशू कर रही है, मतलब पब्लिक इशू कर रही है। क्या कर रही है, पब्लिक इशू। या फिर क्या कर रही है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है अंडर सेक्शन 42। और पब्लिक कंपनी और क्या कर सकती है, राइट इशू, बोनस इशू। बट आल से ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, इसमें हम और क्या जोड़ लेते हैं पब्लिक कंपनी के लिए, इसमें हम और क्या जोड़ लेते हैं, प्लस स्वेट इक्विटी प्लस ईसोप, वो ऊपर से और जोड़ लेते हैं। लेकिन वो स्वेट इक्विटी और ईसोप के सेक्शन अलग हैं। सेक्शन 54 एंड सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। सेक्शन नंबर्स याद करना इंपॉर्टेंट है, दैट इज हियर। और प्राइवेट कंपनी के लिए क्या बोल रहे हैं, प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। और फिर मैं कहूँगा कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, प्राइवेट कंपनी भी क्या कर सकती है, प्लस स्वेट इक्विटी प्लस ईसोप, प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, सिर्फ पब्लिक इशू नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नीचे ये कुछ नए प्रोवाइजो ऐड हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक इंडिया में एनफोर्स हुए नहीं हैं। ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया, लेकिन एनफोर्स ही नहीं किया। तो अभी क्या बोले, मतलब प्रैक्टिकली यूज़ होना शुरू हिंदुस्तान में नहीं हुए हैं। और अभी कहने के लिए कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 है, और आज मैं कहूँगा अगस्त 2022 आ गया है, लेकिन अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इनका इस्तेमाल नहीं किया है, इनको एनफोर्स नहीं किया है। ICSI मॉड्यूल में उन्होंने डाला या नहीं डाला मैंने देखा भी नहीं, आई हैव नॉट सीन दैट। लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक ये इंडिया में यूजलेस है। आने वाले टाइम में इसका यूज़ होगा तब देखेंगे। और कह रहे हैं कि इंडिया में पर्टिकुलर क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज में इशू सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ for the purpose of listing on a permitted stock exchange in the permissible foreign jurisdiction as may be prescribed। कह रहे हैं कि हो सकता है इंडियन कंपनीज को अलाउ कर दें आने वाले टाइम में कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इंडिया के बाहर इशू कर लें और बाहर जाकर उसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कुछ करवा लें। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ प्रिस्क्राइब करेंगे। और ये प्रिस्क्राइब कहाँ करेंगे, रूल्स में प्रिस्क्राइब कहाँ करेंगे, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। लेकिन MCA ने अभी तक कोई फिलहाल अगस्त 2022 तक तो रूल्स में कुछ अभी तक तो दिया नहीं है। तो जब दिया ही नहीं है तो फिर यूजलेस है। तो ये एनफोर्स कब होगा, जब MCA कुछ रूल्स बनाएगा इसके लिए। तो एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में पूछने का चांस दिसंबर 2022 में बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो चांस है एग्ज़ाम के लिए, सो फार एज दिसंबर 2022 इज़ कंसर्न। बाकी अगर मान लो कि अब क्योंकि अगर 30 जून 2022 या उससे पहले नोटिफिकेशन आ गया होता कुछ तो दिसंबर 2022 में पूछते। लेकिन अब तो ये है कि अब अगर अगस्त, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर या दिसंबर से पहले नोटिफिकेशन आ भी गया कुछ MCA का, तो फिर तो अब जून 2023 एग्ज़ाम्स के लिए हो सकता है कुछ आ जाए, हो सकता है ना भी आए। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ
ना आए। फिलहाल आप लोगों के लिए दिसंबर 22 एग्जाम्स के लिए तो बिल्कुल कोई स्कोप है ही नहीं, यूजलेस है फॉर एग्जाम्स। और नीचे वगैरह आईपीओ, पब्लिक इशू कितने टाइप के हैं, पब्लिक इशू, फर्दर ऑफर, ऑफर फॉर सेल भी है और एक लिखा नहीं है यहाँ पर ऑफर ऑफ सेल भी है। तो ऑफर फॉर सेल का सेक्शन 25 और ऑफर ऑफ सेल का सेक्शन 28। तो यहाँ अगर बोलेंगे सेक्शन 23 इज ओवर। अब एक चीज़ यहाँ पर, वेल आप लोगों ने प्राइवेट प्लेसमेंट सुन लिया यहाँ, लेकिन एक आपको छोटी सी चीज़ यहाँ बता दूँ कि बहुत सारे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक्शन 42 में जो प्राइवेट प्लेसमेंट दिया है लॉ मेकर ने, और सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नाम की जो चीज़ दी है, ई सोप का सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी है। एक बार देख ही लेते हैं। राइट इशू का सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए है, ई सोप का सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी है, और सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। यहाँ पर बहुत सारे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पता ही नहीं चलता, समझ में नहीं आता कि सेक्शन 42 में जो प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ेंगे या अभी हम पढ़ना है ब्रेक के बाद, तो उसमें और ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में दोनों में आपस में फ़र्क क्या है। सेक्शन 42 और सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी एक जैसा ही लगता है बिल्कुल, और बिल्कुल एक जैसे ही नज़र आते हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन डिफरेंसेस हैं जो हर किसी को दिखते ही नहीं है, हर किसी को समझ में नहीं आते हैं। और मैंने वो डिफरेंसेस का एक छोटा सा ग्लिम्स यहाँ पर दिया हुआ है, कहते हो तो 2 लाइन लगाकर अभी बता दूँ, बाकी तो मैं इस चैप्टर में बताऊंगा भी नहीं। फुल डिफरेंस तो मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप नेक्स्ट चैप्टर शेयर कैपिटल करोगे। अभी बता दूं, उसके बाद ब्रेक ले लें। तो सिर्फ 2 लाइन का ये डिफरेंस सुन लो कि सेक्शन 42 में जो प्राइवेट प्लेसमेंट होती है वो इक्विटी शेयर्स की भी होती है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ की भी होती है। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ का मतलब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, इसका भी होता है। और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो कुछ टाइम के बाद रिडीम हो जाते हैं, उनका भी होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट सब चीज़ों का होता है। और प्राइवेट प्लेसमेंट किसको दिया जाता है, मे बी टू 1 सिंगल पर्सन और मे बी टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन्स, लेकिन वो कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 200 ऑफरीज पर फाइनेंशियल ईयर होने चाहिए। तो या तो 1 पर्सन, और याद रखना सिंगल पर्सन को भी दे सकते हैं, 1 पर्सन को भी दे सकते हैं और सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन्स को भी दे सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो दिख रहे हैं यहाँ पर, वो सिर्फ 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक इक्विटी शेयर्स और एक कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़। एंड वंस अगेन मे बी टू 1 सिंगल पर्सन, मे बी टू अ सिलेक्ट ग्रुप। नीचे तो मैं कहूँगा सेम है, नीचे तो सेम है। अब फर्क कहाँ दिख रहा है, ऊपर। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में मिसिंग क्या है, और नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज मिसिंग है। और कई बार हम बोलने के लिए बोलते हैं ऐसा कि एवरी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट, बट एवरी प्राइवेट प्लेसमेंट इज नॉट द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट अगर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की हो रही है तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट है, लेकिन वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं है। अब ये तो मैं कहूँगा पहला बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो यहाँ नज़र नहीं आएंगे इस चैप्टर में, वो नेक्स्ट चैप्टर में जब सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी करेंगे और उसके साथ रूल करेंगे, तब वो डिफरेंस निकलने शुरू होते हैं और दिखने शुरू होते हैं। अदरवाइज देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। तो नॉन कन्वर्टेबल का मतलब वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर भी हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, NCRPS की फुल फॉर्म नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो दिस इज आई विल से नीचे वाला पार्ट जो है वो सेम है, लेकिन मेन डिफरेंस जो है वो यहाँ आ जाता है। और दोनों केसेस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है 75% मेजॉरिटी। तो अभी यहाँ इस डिस्कशन को स्टॉप करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और फिर ब्रेक के बाद 15 मिनट का ब्रेक, और फिर वापस आते हैं आफ्टर 15 मिनट्स।